एलन एक बेरोजगार लूजर था जिसे सबसे हार्ड वीडियो गेम खेलने की भयंकर क्रेविंग थी। जब वो एक शक्की सा गेम चुनता है और हेल डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है अपनी उस भूख को मिटाने के लिए, तो वो जन्म लेता है एक जादू और तलवारों वाली दुनिया में, एक आम आदमी के रूप में। असल जिंदगी वाला गेम, बिना किसी ट्यूटोरियल के, बिना रीट्राई के। एलन एक हार्डकोर गेमर है। घास क्या होती है ये भी नहीं जानता। पूरा दिन कमरे में गेम खेलता रहता है, एकदम डिजनरेट बनके। फिर गेम को गालियां देता है कि इतना भी आसान क्यों है भाई। अब उसे ऐसी गेम चाहिए जो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो, उसके गर्लफ्रेंड बनने से भी ज्यादा मुश्किल। नेट पर सबसे हॉरिबल बैलेंस वाली, सबसे दर्द देने वाली गेम ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही सर्च बटन दबाता है, पीसी स्क्रीन अचानक बदल जाती है। एक ऐसी गेम का एड आ जाता है जो कभी खत्म नहीं होती। एड कहता है, हमारे साथ आओ तलवार और जादू की फंतासी दुनिया में। और अपनी उस बिंदास कॉन्फिडेंस में, कोई गेम इतना हार्ड नहीं जो मुझे हरा सके। जैसा उसकी एक्स भी कहती थी, वो ट्राई करने का फैसला करता है। पहले डिफिकल्टी लेवल चुनने का ऑप्शन आता है, इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। फिर दिखता है हेल मोड, वार्निंग के साथ, इतना डिस्पेयर आएगा कि पछताने की भी फुर्सत या ताकत नहीं बचेगी। एलन कंधे उचकाता है, ये लाइन तो सुनी सुनाई लग रही है यार, और हेल मोड लॉक कर देता है। गेम बताता है हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए। फिर कैरेक्टर क्लास की लिस्ट दिखाता है। सबसे आसान स्वॉर्ड्समैन और स्पीयर यूजर, हीरो और डेमन लॉर्ड एक्सट्रीमली हाई डिफिकल्टी, लेकिन सबसे ऊपर सबसे खतरनाक डिफिकल्टी रेटिंग समनर क्लास। और यही चाहिए था एलन को। वो चुन लेता है। सोशल क्लास मिलती है, सर्फ यानी गेम वर्ल्ड में आम आदमी किसान। पता चलता है गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है। एलन सोचता है, अरे मैं तो गेम टेस्टर बन गया। खुश होकर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही बटन दबाता है, मॉनिटर से तेज रोशनी निकलती है और एलन जमीन से गायब। अगले ही पल खुद को अंधेरे गुनगुने पानी में महसूस करता है। पहले तो रिलैक्सिंग लगता है, फिर अचानक समझ आता है ये अंधेरा और गुनगुना पानी होना नहीं चाहिए। और चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। वो चिल्लाता है, कोई मुझे बाहर निकालो, और दूसरी दुनिया में एक औरत ठीक वैसा ही कर रही होती है। जोर से धक्का मारती है और पॉप, एलन उसके गर्भ से बाहर निकल आता है। गेम वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है, लॉबी से सीधे। तब समझता है गेम ने झूठ नहीं बोला था, ये सच में तलवार और जादू की दुनिया है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि वो आइस स्काई वाले आइसक्रीम वाले एनिमे जो वो मजाक उड़ाता था, वो सब रियल हैं। जोर से कह तो नहीं सकता, बस रोता रहता है। उसके पिता उसे गोद में उठाए हुए हैं। गेम सिस्टम वेलकम कहता है, अगर तुम रास्ते की सारी मुश्किलों को पार कर गए तो दुनिया का सिद्धांत समझ जाओगे। 1 साल बीत जाता है। एलन पूरी तरह बेबी का रोल निभा रहा है। अंदर से 35 साल का बेरोजगार गेमर होने के बावजूद बोल नहीं सकता अभी, लेकिन पुरानी जिंदगी की यादें और दिमाग पूरी तरह बरकरार हैं और वो इसके लिए सच में शुक्रगुजार है। पता चलता है उसके मम्मी पापा एक बेनाम गांव में रहते हैं, लोकल लॉर्ड को टैक्स देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पापा रोडेन, मेहनती, फैमिली वाला आदमी। मम्मी थेरा, स्वीट, अभी लेट टीन्स में। एलन देखता है कितने रोमांटिक हैं उसके माता पिता। समझ जाता है जल्दी ही छोटे भाई बहन आने वाले हैं। एक रात डिनर के बाद मम्मी उसे सुलाकर वापस खाना खाने जाती है। अकेला रहते ही एलन सोचता है, अपने स्टेट्स चेक कर लूं। स्टेटस विंडो समन करता है, कुछ नहीं होता। ये नई बात नहीं, कितनी बार ट्राई कर चुका है। समनर क्लास का इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा, स्टेटस विंडो तक नहीं खुल रही। आज फिर हाफ हार्टेडली ट्राई करता है। अचानक एक किताब सामने आ जाती है। एलन घबरा जाता है, जोर से चीख मारता है। मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं, फटाफट किताब गायब कर देता है और सोते हुए बड़बड़ाने का नाटक करता है। वो चले जाते हैं, फिर से किताब समन करता है। उसमें स्टेट्स हैं, स्किल्स की डिटेल है। लेवल 1 समनर, 2 स्किल्स समन और क्रिएट। जितना इस्तेमाल करेगा उतना लेवल अप होंगे। कुछ समन्स क्रिएट कर सकता है, अभी सिर्फ H रैंक के कीड़े और जानवर। मुश्किल लगती है, बहुत हाई डिफिकल्टी। अचानक किताब के बीच का पन्ना चमकता है और खुल जाता है। एक लेटर है एल्मिया की तरफ से, जिसने ये दुनिया बनाई है। माफी मांग रहा है कि ग्रिमोयर स्टेटस विंडो भेजने में देर हो गई। कहता है, तुमने जो क्लास चुनी वो अभी टेस्टिंग में है, बहुत पेपर वर्क हुआ, जल्दी तैयार करवाया, अब मजे करो गेम के।
एलन को डिले से फर्क नहीं पड़ता। अब बस गेम एक्सप्लोर करने का मन है। समनिंग पेज पर जाता है, कुछ कीड़े समन करने की कोशिश करता है। कोई जादू, कोई स्पेल, कुछ भी काम नहीं करता। तब समझता है शायद पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर समन ट्राई करता है। एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट हो जाता है। समन करने से पहले ही मम्मी की आवाज आती है। फटाफट सोने का नाटक। अब सच में नींद भी आ रही है। सोचता है कल सुबह करेंगे। अगले दिन मम्मी पापा काम पर व्यस्त हैं। एलन रात वाला क्रिएट किया हुआ कीड़ा समन करता है। नीली रोशनी की छोटी छोटी गेंदें कमरे में भर जाती हैं। फ्यूज होकर एक विशाल टिड्डा बन जाता है। एलन हक्का बक्का ऑर्डर देता है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बेवकूफ कीड़ा निकलता है। किसी की नहीं सुनता। ग्रिमोयर में इन्फो चेक करता है। नाम दे सकता है, डेना रख देता है। बस समन करने से ही एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 हो गई। एलन खुशी से चिल्ला उठता है। थेरा दौड़कर आती है, विशाल टिड्डा देखकर चीखती है और एकदम पैर से कुचल देती है। कुछ दिनों तक कीड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक H रैंक माउस क्रिएट और समन करता है। HP और एजिलिटी बफ देता है। स्करी नाम का स्किल कमांड देने पर चक्कर काटकर भागता है। समझ जाता है एक साथ 10 समन्स होल्ड कर सकता है। सारे स्टेट्स स्टैक हो जाते हैं। एक बेबी के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक दिन मम्मी उसके साथ खेल रही होती है। अचानक पापा खून से लथपथ घर आते हैं। थेरा डर जाती है। रोडेन बताते हैं ग्रेट बोर का खून है, गांव वालों ने मिलकर शिकार किया। एलन उत्सुक हो जाता है। रोडेन उसे कंधे पर बिठाकर ले जाता है। पहली बार घर के बाहर की दुनिया देखता है। उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखते हैं। रोडेन कहता है ये गिरने का मौसम शुरू होने का सिग्नल है। उन पक्षियों जैसा बनना बेटा, आजाद, जहां चाहे उड़ो, आसमान ही सीमा है। एलन वो इंस्पिरेशनल बकवास सुनकर सो जाता है। जगह पहुंचते हैं। ग्रेट बोर सोच से कहीं बड़ा। पूरी टीम उसे काट रही है। जेरे नाम का लड़का आता है, सबको ताली बजवाता है। हमारे चैंपियन रोडेन शर्मा जाता है। फटाफट बेटे का इंट्रोडक्शन करवाता है। जेरे हैरान, 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से बात कर रहा है। मॉन्स्टर के बारे में सारे सवालों के जवाब देता है। पता चलता है ग्रेट बोर C रैंक मॉन्स्टर है। हराने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए। एलन का नया बेंचमार्क बन जाता है। 10 महीने समन्स के साथ ट्रेनिंग के बाद आखिरकार लेवल अप होता है। ग्रिमोयर में नए फीचर्स अनलॉक। G रैंक समन्स क्रिएट कर सकता है। फ्यूजन भी अनलॉक। होल्ड करने की लिमिट 2 गुनी। स्टेट्स भी 2 गुने तेजी से बढ़ेंगे। एलन घमंड में आ जाता है। ग्रिमोयर अब उसके विचार भी पढ़कर नोट कर लेता है। फ्यूजन करना चाहता है, लेकिन माना कम पड़ जाता है। G रैंक क्रिएट भी नहीं कर पाता। खुद को कोसता है। हेल मोड क्यों चुना मैंने साला। समय बीतता है। एलन अब 3 साल का। मैक्स माना कैपेसिटी बढ़ गई। G रैंक क्रिएट एंड फ्यूज कर सकता है। G रैंक कीड़ा प्लस G रैंक जानवर फ्यूज करके G रैंक बर्ड बनाता है। स्मार्ट है, कमांड मानता है। परफेक्टली इंसानी बोली बोल सकता है। हालांकि वो G रैंक कीड़ा असल में मेंढक था। लेखक ने बायोलॉजी में फेल हो रखा है। मेंढक का स्किल दुश्मन को प्रोवोक करना, मोल का स्किल बहुत बड़े गड्ढे खोदना। एलन सोचता है ये सब मिलाकर दुश्मन को हराने में काम आएंगे, लेकिन अभी भी थोड़े बेवकूफ हैं उसके समन बीस्ट्स। अभी रियल कॉम्बैट में नहीं जा सकता। अचानक एक परिचित आवाज। दहशत का दिन आ गया। उसकी फ्रेंड करीना खेलने आई। दोनों को नाइट बनाकर लकड़ी की तलवारों से ड्यूल करवाती है। एलन के पास समन से बूस्टेड एजिलिटी है, फिर भी वो पिंक बालों वाली शैतान से नहीं टिक पाता। करीना प्रो की तरह तलवार चलाती है। एलन का बचाव टूट जाता है। तलवार चूर चूर। दिन के अंत में एलन जमीन पर पड़ा है, हांफता हुआ, हारा हुआ। मम्मी पापा घर आते हैं। करीना चली जाती है। एलन उठता है। प्रेग्नेंट मम्मी का सामान उठाकर उनके साथ घर चल पड़ता है। डिनर के दौरान अचानक पूछता है मम्मी प्रेग्नेंट हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं आलू की खुदाई में मदद करूं। मम्मी पापा स्तब्ध। एलन कहता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, बहुत मदद कर सकता हूं। रोडेन और थेरा समझाते हैं बेटा तू अभी बच्चा है, फिलहाल मत कर, एक दिन जरूर करना पड़ेगा, तब तक बचपन एंजॉय कर, करीना के साथ खेल। एलन समझ जाता है उनके मन में डर है, सिर्फ क्लास से ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। बेटा भी किसान बनेगा। 3 साल के बच्चे से इतना भारी काम नहीं करवाना चाहते। एलन उनकी बात मान लेता है। तभी थेरा कहती है पिछले कुछ दिनों से पीछे वाले पेड़ पर पत्थर मारता है, क्यों? एलन बोलता है मां को जंगल के खतरनाक मॉन्स्टर से बचाने की ट्रेनिंग कर रहा हूं।
रोडेन की आंखें चमक उठती हैं, उसे गोद में उठा लेता है, बहुत गर्व महसूस करता है। एलन अंदर से गिल्टी फील करता है। वो तो बस चेक कर रहा था कि कोई और स्किल अनलॉक हो सकती है कि नहीं। थेरा कहती है, करीना को भी मेरे साथ प्रोटेक्ट करना बेटा। एलन मन ही मन सोचता है, वो टॉमबॉय तो खुद खतरा है, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। रोडेन कहता है, दोनों को नाइट बनकर खेलना पसंद है, उम्मीद है अप्रेजल सेरेमनी में दोनों अच्छा करेंगे। एलन उत्सुक हो जाता है। मम्मी पापा बताते हैं 5 साल की उम्र में अप्रेजल सेरेमनी होती है। पता चलता है कि बच्चे में कोई खास टैलेंट है या नहीं। प्रतिभा हो तो सही प्रतिभा के साथ वो लोग सिर्फ लाइफ से भी बाहर निकल सकते हैं। थोड़े ही दिनों में सर्दियां आ जाती हैं और अब एलन पूरा दिन तक कीड़े को समन कर सकता है। वो अपनी ग्रोथ पर बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन तभी करीना उसके साथ खेलने आती है और वो ध्यान भटक जाता है। करीना उसे फिर से धूल चटाती है, पर अब ये रोज की बात हो चुकी है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो घास फूस का कीड़ा जो उसने बाहर छोड़ दिया था अचानक उछलता है और करीना को इतना डर लगता है कि वो तुरंत लेबर में चली जाती है। रोडेन करीना से कहता है कि जाकर उसकी मां को बुला लाओ और खुद अपनी बीवी को हिम्मत देता रहता है। एलन पानी गर्म कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, काश पिछले जन्म में कोई चाइल्ड बर्थ सिमुलेशन गेम खेल लिया होता, कम से कम कुछ तो पता होता क्या करना है। लेकिन अच्छा हुआ, करीना परायना अपनी मम्मी पापा के साथ पहुंच जाती है, मटिल्डा और जेरा। जैसे ही मटिल्डा आती है वो तुरंत कमान संभाल लेती है और सारे मर्दों को घर से बाहर निकाल देती है। पूरी लंबी रात तक लेबर चलती है। सुबह जब बच्चे के रोने की आवाज आती है, सारे मर्द भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हो गया है। अब देजा रोडेन से कहती है कि नाम रखो इसका। रोडेन नाम रखता है मैश। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी देजा को एहसास होता है कि उसके पति ने बच्चे का नाम एक मॉन्स्टर के नाम पर रख दिया। वो घबरा जाता है, पर देजा हंसने लगती है और सारा टेंशन हवा में उड़ जाता है। एलन को ये सब अजीब लगता है। वो सोचता है, पिछले जन्म में मैं बेरोजगार लूजर था और इस जन्म में मैं इस गेम को क्लियर करके इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बनना चाहता हूँ। फैमिली का ये प्यार भी बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली को सर्वडम से बाहर निकालना चाहता है। कुछ साल बाद रोडेन एलन को पास के गांव ले जाता है। छोटा एलन उत्सुक है कि ये अप्रेजल सेरेमनी क्या चीज है। रोडेन बताता है, ये एक खास मौका है जिसमें सबसे नीचे के सर्व से लेकर सबसे ऊंचे नोबल तक 5 साल का होने पर सब बच्चे हिस्सा लेते हैं। अगर किसी में अच्छी प्रतिभा निकल आई तो वो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठ सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। एलन आखिरी बात पर और उत्सुक हो जाता है। रोडेन हंसते हुए कहता है, यहाँ इंटरनेट नहीं है ना, तो लोग बोरियत मिटाने के लिए दूसरी मस्ती करते हैं, और बर्थ कंट्रोल अभी तक इजाद नहीं हुआ तो वो मस्ती से ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिसमें एलन और उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना भी शामिल है, जो अपने पापा के साथ गांव की तरफ जा रही है। वे लोग उस बड़े गांव में पहुंचते हैं जहां कॉमनर रहते हैं। करीना तो बस तलवारबाज बनकर नाइट बनने का सपना देख रही है, लेकिन एलन की नजर सिर्फ गांव पर टिकी है। ये गांव उनके गांव से कहीं ज्यादा खुशहाल और साफ सुथरा है। यहाँ के कॉमनर अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोए, साफ सुथरे लगते हैं, जबकि उनके सर्फ तो बिल्कुल बेघर झंकियों जैसे दिखते हैं। उसे हैरानी होती है कि सर्फ और कॉमनर दोनों को एक साथ अप्रेजल के लिए आने दिया जा रहा है, लेकिन साफ दिखता है कि गांव वाले सर्फों से नफरत करते हैं। फिर सब चर्च में पहुंचते हैं। पादरी बच्चों और माता पिता का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भगवान सब बच्चों को बराबर मौका देते हैं जब वो इस दुनिया में आते हैं। वो अपने देश के लेजेंडरी हीरोज की बात करते हैं जो सरफट पैदा हुए थे। तभी एलन को समझ आता है कि इस गेम में सोशल क्लास और कैरेक्टर क्लास आपस में कैसे जुड़े हैं। पादरी सबको अंदर ले जाते हैं और ऑल्टर के सामने रुकते हैं। एलन देखता है वही क्रिएशन के भगवान एल्मिया की मूर्ति जिसने कुछ दिन पहले उसे लेटर भेजा था। पादरी गांव के मुखिया को उनके बेटे के साथ पहले बुलाते हैं। बच्चे से कहते हैं कि क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखो, पीछे काली चट्टान पर तुम्हारे स्टैट्स दिख जाएंगे। बाउल कट वाला गोरा लड़का नर्वस होकर हाथ रखता है। काली चट्टान पर उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा एलन अपने ग्रिमोयर में देखता है। लड़के के सारे स्टैट्स एवरेज से नीचे हैं, सिवाय इंटेलिजेंस और लक के, और टैलेंट है मर्चेंट। उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं। एलन को समझ नहीं आता इतना हंगामा क्यों। तभी उसका ग्रिमोयर पॉपअप होकर बताता है, सबको टैलेंट नहीं मिलता, टैलेंट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
एलन को लगता है देव्स ने अच्छा किया कि ग्रिमोयर सिर्फ मुझे दिखता है, वरना सब देख लेते। फिर बाकी बच्चों की बारी आती है। एक बेचारे को कोई टैलेंट नहीं मिलता, फिर भी उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। एलन सोचता है मेरे पापा ने तो एक टेस्ट फेल होने पर मुझे घर से निकाल दिया था। अगला लड़का आता है, उसे एक्स यूजर का टैलेंट मिलता है और उसके स्टैट्स में पहली बार ए रैंक आता है। सब बच्चे अप्रेज हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ करीना और एलन बचे हैं। पादरी लेडीज फर्स्ट का नियम अपनाते हैं और करीना को बुलाते हैं। वो उत्साह से भागकर क्रिस्टल बॉल के पास जाती है। जैसे ही हाथ रखती है, धांधली रोशनी निकलती है। स्टोन मॉन्यूमेंट पर उसके स्टैट्स दिखते हैं। पादरी हैरान रह जाते हैं। करीना को मिला है स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट और अटैक पावर एस रैंक। उसके पापा की खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो ये लड़की पूरी फैमिली को सर्फडम से बाहर निकाल देगी। एलन को अब समझ आता है कि वो इतनी जबरदस्त क्यों लड़ती है। अब एलन की बारी। क्रिस्टल बॉल पहले हल्का सा चमकती है, फिर बंद हो जाती है और अचानक करीना से भी ज्यादा तेज रोशनी फूट पड़ती है। एलन बहुत एक्साइटेड है। अब मम्मी पापा को पता चलेगा मैं कितना कमाल का हूं। लेकिन उसके पापा पादरियों की तरफ देखते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। पादरी उदास होकर कहते हैं तुम्हारे बेटे में कोई टैलेंट नहीं है। एलन गाली देता है ये क्या एआई है बे। वो दौड़कर स्टोन मॉन्यूमेंट के पास जाता है। देखता है सारे स्टैट्स ई रैंक और टैलेंट कॉलम में लिखा है कैप्चर कोड या कुछ ऐसा। वो देव्स को कोसता है कि इतने जरूरी चीज में स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर दी। लेकिन तभी उसके पापा के प्यार भरे हाथ उसके कंधों पर पड़ते हैं। वो कहते हैं चलो घर चलते हैं बेटा। मम्मी पापा दोनों ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि उनका बेटा टैलेंटलेस है। कहते हैं कोई बात नहीं, हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। एलन को बहुत अच्छा लगता है कि इतने गरीब होने के बावजूद उसे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली। रात को वो सोचता है शायद हेल डिफिकल्टी मोड चुनने की वजह से मेरे स्टैट्स ई रैंक पर लॉक हैं। जहां दूसरे हताश हो जाते, एलन का जोश और बढ़ जाता है। वो हमेशा से ऐसा गेम खेलना चाहता था जो उसे रुला दे अपनी मुश्किल से। लेकिन टैलेंट वाले टेक्स्ट की गड़बड़ अभी भी चुभ रही है। वो मन ही मन देव्स को बुरे रिव्यू देने का प्लान बनाता है। अगले दिन वो करीना के घर जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। पापा बिना वजह चिढ़े हुए हैं। करीना के घर में पार्टी चल रही है, लेकिन रोडेन बस मुंह फुलाए बैठे हैं। जेरा भी उनसे खींच रहा है। दोनों एक दूसरे पर पैसिव एग्रेसिव कमेंट करने लगते हैं। रोडेन जेरा से कहता है इतना इमैच्योर मत बनो, अपनी बेटी की इतनी बड़ी टैलेंट का जश्न मनाओ। जेरा तमतमा कर बोलता है तू इतना कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है जब तूने खुद फैमिली के रिश्ते तोड़ने की बात कर दी। सब हैरान। रोडेन समझाता है करीना में इतनी जबरदस्त टैलेंट है कि वो एक दिन नोबल बन सकती है। इसीलिए अब गरीब सरफों से दोस्ती छोड़ो, हाई सोसाइटी से कनेक्शन बनाओ। एलन को समझ आता है उसके पापा अपने दोस्त का भला कर रहे हैं। बिना पूछे दोनों में बहस शुरू हो जाती है। एलन को डर लगता है कि कहीं हाथापाई ना हो जाए। वो करीना से कहता है उन्हें रोक। करीना लकड़ी की तलवार निकाल लेती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। दोनों माएं आकर दोनों को शांत कर देती हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है क्या पापा और जेरा अंकल हमेशा ऐसे लड़ते हैं। वो हंसकर कहती है पहले तो ये पुराने गोकू और वेजिटा जैसे थे, लेकिन बाप बनने के बाद थोड़ा शांत हो गए। फिर बताती हैं कि चारों बचपन के दोस्त हैं, एक ही गांव के। नया गांव बसने की बात सुनी तो सबने वॉलंटियर किया, साथ आए, साथ घर बनाए, सब कुछ साथ किया। पुरानी बातें याद करके दोनों भूल जाते हैं, लड़ाई और अच्छी खासी शराब पीने लगते हैं। अगले दिन जेरा गांव वालों के साथ काम कर रहा होता है कि कोई दौड़ता हुआ आता है। नाइट्स आ गए हैं करीना से मिलने। वो घर की तरफ भागता है। कॉमनर गांव में भारी भीड़ लगी है, उस एक्स यूजर लड़के समेत। वो एलन को देखकर बेवजह गुस्सा हो जाता है। टैलेंटलेस लूजर यहाँ क्या कर रहे हो। करीना एलन के लिए खड़ी हो जाती है। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। लड़का यकीन नहीं करता। करीना उसकी उंगली काटने वाली होती है, लेकिन जेरा उसे रोक लेता है। तभी विलेज चीफ कहता है सब शांत रहो, नाइट्स आए हैं। सब रास्ता देते हैं। नाइट्स आते हैं, लीड कर रहे हैं स्वॉर्ड मास्टर जेनॉफ। करीना असली नाइट्स देखकर पागल हो जाती है। जेनॉफ पहले विलेज चीफ से बात करता है, फिर डैडी बाउल कट करीना और जेरा को बुलाता है। एलन को याद आता है 3 साल पहले वो दोनों नाइट नाइट खेलते थे। अब करीना असली नाइट बनने वाली है। उसे अपने 21 सने इकलौते दोस्त से अलविदा कहने का दर्द होने लगता है। लेकिन तभी चीजें उल्टी हो जाती हैं। जेरा नाइट कैप्टन की किसी बात पर ऐतराज करता है। वो कहता है करीना सिर्फ 5 साल की है।
कभी असली तलवार नहीं छुई, वो तुम्हारा टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। जेनॉफ कहता है स्वॉर्ड लॉर्ड है तो जीतेगी ही, और जेरा पर इल्जाम लगाता है कि तुमने झूठ बोलकर नोबल्स को ठगा है। जेरा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट कैप्टन अपने डिप्टी को तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। जेरा गिड़गिड़ाता है, रुक जाओ, मेरी बेटी तैयार नहीं है। लेकिन जेनॉफ कहता है अप्रेजल में झूठ बोलना मौत की सजा वाला जुर्म है, इसीलिए अब फेंसिंग ड्यूएल होगा। अगर करीना साबित नहीं कर पाई कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड है तो पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देंगे। एलन सोचता है ये कितना गलत है, ये नाइट्स पागल हो गए हैं। लेकिन तभी करीना को एक नाइट असली तलवार लाते दिखता है। वो तलवार देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि उसे वो तलवार इस्तेमाल करनी है, वो तुरंत अपने पापा से कहती है मैं लड़ूंगी। जेरा स्तब्ध है लेकिन मजबूर है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। करीना छोटी सी स्वॉर्ड लॉर्ड बनाम नाइट वाइस कैप्टन, जिसका टैलेंट स्पीयर यूजर है। करीना पूरी जान लगाकर उस पर टूट पड़ती है, अपने कद जितनी बड़ी तलवार लिए। वो खुशी खुशी वार करती है। वाइस कैप्टन पॉकर फेस के साथ सब ब्लॉक करता रहता है। सब हैरान हैं कि इतनी छोटी लड़की ऐसे तलवार चला रही है। लेकिन एलन सोचता है पिछले 3 साल से रोज मेरे साथ ट्रेनिंग करती रही है, ये तो उसके लिए नॉर्मल है। फिर भी वो चिंतित है, शायद रियल नाइट के सामने स्किल और एक्सपीरियंस कम पड़ जाए। तभी वाइस कैप्टन अपना पहला अटैक करता है और करीना को पीछे धकेल देता है। वो काउंटर में फिर से झपटती है। ला अब बचाव में आ जाता है और स्वॉर्ड का सामना करने की बजाय उसे दीवार पर ठोकर मार देता है। जेरा गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे दबोच लेते हैं। एलन और उसके पापा को भी पकड़ लिया जाता है। एलन सोचता है स्वॉर्ड गॉड ही सही, लेकिन बच्चों का एडल्ट से लड़ना बहुत मुश्किल है। करीना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अचानक वो उठती है और उसके चारों तरफ नीली आभा फैल जाती है। ला घबरा जाता है, एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट हो गई। करीना बिना किसी सोचे समझे पत्थर जैसी ठंडी आंखों से उस पर टूट पड़ती है। वो बेरहम हमलों से वाइस कैप्टन को पीछे धकेलने लगती है। एलन उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। अब ला के पास कोई जवाब नहीं बचता, और फिर करीना एक झटके में उसका तलवार को एक जोरदार प्रहार से 2 टुकड़ों में चीर दिया। जेनॉफ तुरंत ऐलान करता है कि द्वंद्व खत्म, और करीना को बहुत बुरा लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो लियो को उसके साथ लड़ने के लिए शुक्रिया कहती है और बोलती है कि वो एक बूढ़े आदमी के लिए काफी तगड़ा है। ये बात लियो को ठीक उस जगह चुभती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो हार मान लेता है और पूरा गांव उस लड़की के लिए जोर शोर से चीयर करने लगता है जिसने अभी अभी नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। जेरा को राहत मिलती है कि करीना सुरक्षित है और वो उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। रोडेन और एलन भी यही फील कर रहे हैं। फिर जेनॉफ आगे बढ़ता है और करीना की टैलेंट की तारीफ करता है। जेरा उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नाइट कैप्टन अपनी पहले वाली बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और करीना के भविष्य के बारे में बात करने की गुजारिश करता है। जेरा अब भी गुस्से और शक में है, लेकिन जेनॉफ कहता है कि वो अपने दोस्तों को साथ लाएं मॉरल सपोर्ट के लिए। जेरा ऑफर स्वीकार कर लेता है और सब गांव के मुखिया के घर में डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुल्हाड़ी वाला लड़का और उसका पिता भी वहां हैं। एलन सोचता है कि वो तलवार लॉर्ड की धूल में नहीं गुम होना चाहता। जेनॉफ बोलना शुरू करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि इस गांव में एक तलवार लॉर्ड पैदा हुआ, लेकिन जेरा अब भी उससे नाराज। फिर जब जेनॉफ मुखिया से कहता है अब से ये गांव करीना गांव कहलाएगा, युवा तलवार लॉर्ड की इज्जत में, तो जेरा का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। नाइट कैप्टन आगे बोलता है कि 3 साल पहले एक बैरन के बेटे को तलवार लॉर्ड पाया गया था। उसे राजा की सेवा में रखा गया, लेकिन वो कमजोर लग रहा था। दोबारा जांच करने पर पता चला कि उसकी टैलेंट सिर्फ एक आम तलवारबाज जितनी थी। कई नोबल्स ने अपनी टैलेंट के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से हाई स्टेक्स टैलेंट्स की गहन जांच की पॉलिसी बनी। वो फिर से जेरा से माफी मांगता है कि उसकी बेटी को ट्रायल से गुजारना पड़ा। अब जेरा को वजह समझ आ जाती है और वो बात छोड़ देता है। जेनॉफ कहता है कि वो करीना को वैसे ही पालते रहें जैसे अब तक पाला है। जब वो 12 साल की होगी तो अकादमी में जा सकती है और सीधे राजा के अधीन नाइट बन सकती है। कुल्हाड़ी वाला लड़का पूछता है कि क्या वो भी अकादमी जाकर नाइट बन सकता है। उसका पापा तुरंत समझाने लगता है कि उसका बेटा कुल्हाड़ी यूजर है और वो भी नाइट बनना चाहता है। जेनॉफ हामी भरता है और कहता है कि जल्द ही एक ट्यूटर इस गांव में भेजा जाएगा और लड़के को मेहनत करने को कहता है ताकि अकादमी में जा सके। एलन चुपचाप सबको देख रहा है और टेबल से फल चुरा रहा है। तभी करीना कहती है कि वो सब साथ अकादमी जाएंगे।
डोगोरा तुरंत बोल पड़ता है कि बेवकूफ और बेकार बच्चे अकादमी नहीं जा पाएंगे। बस करीना फिर उससे लड़ने लगती है। जेनोफा अब लड़के के बारे में उत्सुक हो जाता है। जेरा उससे और रोडेन को इंट्रोड्यूस करता है। बूढ़ा नाइट तुरंत खड़ा होकर रोडेन द बोअर स्लेयर को सलाम करता है। रोडेन हैरान है कि नाइट कैप्टन उसका नाम जानता है। जेनोफ बताता है कि इस इलाके का बैरन सर्दियों में उनके द्वारा सप्लाई किया जाने वाला बोअर मीट बहुत पसंद करता है और रोडेन के बारे में हंट्स के MVP की कहानियां भी सुनी हैं। वो बैरन की तरफ से उसकी तारीफ करता है। एलन को एहसास होता है कि उसके पापा सचमुच बहुत कूल हैं। घर लौटते वक्त रोडेन एलन को समझाता है कि मेहनत करने वाले आम लोग भी पहचाने जा सकते हैं। वो कहता है कि गर्व से जियो और मेहनत करो क्योंकि तुम्हें मेरे जीन हैं। एलन खुशी खुशी वो फल निकालता है जो उसने चुराए थे और पता चलता है कि वो सच में उसके जीन हैं क्योंकि रोडेन ने भी 2-3 चुरा लिए थे। तभी अचानक एलन ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसकी सॉसेजर जिप में फंस गई हो। हालांकि उसके दुनिया में जिपर अभी बने ही नहीं हैं। असल वजह यह है कि आखिरकार सालों की मेहनत के बाद उसका लेवल अप हो गया है। उसके सारे पुराने स्किल्स लेवल अप हो गए और ऊपर से उसे नया स्किल मिला है, एनहांस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नए स्किल से अपने समन्स को और ताकतवर बना सकता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि अब वो F रैंक क्रिएचर्स भी क्रिएट और समन कर सकता है। वो पहले से उम्मीद कर रहा था। अब सोचने लगा कि पहले से बने क्रिएचर्स को फ्यूज करके कौन सी नई चीजें बना सकता है। वो दुलूलैंड में घुसता है और अपने इस पिटिफुल लेवल पर ड्रैगन समन करने की ख्वाहिश करता है। फिर बाकी इंप्रूवमेंट्स चेक करने लगता है। पता चलता है कि अब उसका ग्रिमोयर 10 क्रिएचर कार्ड्स तक होल्ड कर सकता है, जिससे समन करने पर मिलने वाले स्टैट्स में 50% बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि उसे एहसास है कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है। पिछले लेवल अप को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो उस गड्ढे को ज्यादा नहीं सोचता जो उसने रोज पत्थर मार मार कर पेड़ में बनाया है। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और एलन अब घर के कामों में हाथ भंटाता है। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की, और दोनों को उम्मीद है कि लड़की हो ताकि नाम मां रख सके। तभी एलन को पता चलता है कि उसका माना फिर से फुल हो गया है। वो ग्रिमोयर खोलता है और क्रिएशन के गॉड एल्मिया का एक और लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से बोल देता है और पापा तपाक से डांटते हैं कि भगवान का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। एलन पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि पापा की पुरानी वाली स्कार बांध पर गायब हो गई है। रोडेन बताता है कि बोअर हंट के दौरान गॉड्स का ट्रायल पास हुआ था। एलन उत्सुक होकर पूछता है। रोडेन बताता है कि कभी कभी हंट के दौरान अचानक एनर्जी का बर्स्ट आता है और सारे घाव पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। एलन समझ जाता है कि ये लेवल अप का ही प्रोसेस है, जिसे इस दुनिया के NPCs गॉड्स का ट्रायल कहते हैं। वो सोचता है कि पापा तो बहुत हाई लेवल पर होंगे क्योंकि वो वेटन बोअर हंटर हैं और उसके मुकाबले वो अभी भी लेवल 1 पर अटका है। हालांकि उसके समन स्किल 2 बार लेवल अप हो चुके हैं, लेकिन उसे मॉन्स्टर्स शिकार करके लेवल अप करना होगा। समस्या ये है कि हंटिंग के अलावा सर्फ्स बिना परमिशन के गांव से बाहर नहीं जा सकते। वो अपना आइडिया सॉफ्ट लॉन्च करता है कि हंटिंग पर जाना कितना अच्छा होगा, लेकिन रोडेन तुरंत उसे डांट देता है कि हंटिंग बहुत खतरनाक चीज है, बच्चों को जंगल के पास भी नहीं फटकना चाहिए। एलन निराश हो जाता है, लेकिन रात को वो डेव्स के भेजे लेटर को चेक करने का फैसला करता है। जैसा उसने सोचा था, डेव्स ने वो टेक्स्ट ग्लिच फिक्स कर दिया, जहां अप्रेजल सेरेमनी में ब्लैक मॉन्यूमेंट पर उसका समनर क्लास नहीं दिख रहा था। इसके अलावा उन्होंने पोप को डिवाइन ऑरेकल भेजकर नए जॉब क्लास के बारे में अवेयर करा दिया है। अब आगे से सही दिखेगा। साथ ही उसकी सारी स्किल्स के ई पर अटके रहने का इश्यू भी सॉल्व कर दिया। नॉर्मल कैलकुलेशन ग्रोथ रेट से पोटेंशियल निकालती है, इसलिए डेव्स ने उसे स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एलन चेक करता है तो पता चलता है कि उसके सारे फ्रंट्स पर हाई स्टैट्स हैं, सिवाय अटैक और एंड्योरेंस के। माना और इंटेलिजेंस पर S रैंक है, जो समनर के लिए सही है, लेकिन हेल मोड चुना है, इसलिए पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। फिर भी एलन ग्राइंड से कभी नहीं डरता। वो तुरंत अपना एनहांस स्किल ग्रासहॉपर मॉन्स्टर पर ट्राई करता है। पता चलता है कि स्किल सिर्फ समन्ड क्रिएचर के स्टैट्स बूस्ट करता है, उसके अपने स्टैट्स पर कोई असर नहीं। वो बूस्टेड ग्रासहॉपर समन करता है जो 1 सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आती है और उसे पैर तले कुचल देती है। अगले दिन रोडेन हंट के लिए निकल जाता है। एलन घर के सारे काम निपटाकर एक्सपेरिमेंटेशन में लग जाता है। वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है, लेकिन सिर्फ बग्स और बर्ड्स के फ्यूजन में कामयाब होता है। रिजल्ट निकलता है ग्रास टाइप क्रिएचर, और ये लॉजिक गोकू और लफ्फी को मिलाकर भी ज्यादा स्टूपिड है।
खैर, एलन उत्सुक है कि ये ग्रास टाइप समन उसे क्या बफ्स देगा। पता चलता है कि ये उसकी माना कैपेसिटी बूस्ट करता है, जिससे वो और ज्यादा समन्स और फ्यूजन्स कर सकता है। एलन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इससे उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। वो तुरंत क्रिएचर समन करता है, एक सेब जिसमें स्टिक्स, आर्म्स और लेग्स बने हैं। एलन समझता है कि ये लिविंग एप्पल कॉम्बैट के लिए नहीं बना। उसकी स्पेशल एबिलिटी है अरोमा। वो कमांड देता है तो वो अचानक जमीन में धंस जाता है और एक लंबा सैपलिंग बनाता है जो बहुत मीठी खुशबू देता है। एलन सोचता है कि ये तो बहुत घटिया एबिलिटी है, लेकिन माँ को खुशबू बहुत पसंद आती है तो वो सैपलिंग वहीं छोड़ देता है। बाद में करीना फिर प्रैक्टिस के लिए आती है। हालांकि एलन को फिर वैसे ही धुलाई मिलती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि वजह है उसका स्वॉर्ड मास्टरी स्किल, जो रोज करीना के साथ प्रैक्टिस से लेवल 3 तक पहुंच गया है। साथ ही समन्ड क्रिएचर्स से मिले एक्स्ट्रा स्टैट्स भी। वो जाने के बाद बैकयार्ड में पेड़ पर पत्थर मारने लगता है, लेकिन मेंटली बर्नआउट फील कर रहा है क्योंकि अभी तक एक भी लेवल अप नहीं हुआ। छोटे भाई माश की देखभाल, घर के काम, माँ का नए वर्कर्स क्रिएट करने में बिजी रहना, सब चल रहा है। वो सोचता है कि पत्थर मारने की ट्रेनिंग बेकार है। उसने एक छोटा सा पैच बना रखा है एप्पल ट्री सैपलिंग्स का, क्योंकि उसकी मीठी खुशबू से मना रिकवरी टाइम 6 घंटे कम हो जाता है। रात को एलन और उसकी माँ बेसब्री से रोडेन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही है क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं लौटने वाले थे। अचानक बाहर हंगामा सुनाई देता है। गांव वाले एक घायल रोडेन को लकड़ी की बोर्ड पर लिटाकर ला रहे हैं। एलन और माँ बाहर भागते हैं। रोडेन बहुत बुरी तरह जख्मी है, पेट पर बहुत बड़ा घाव है। जेरा बताता है कि बोअर के दांत ने सीधे पेट में मार दिया। अगर वो रेयर मेडिसिनल हर्ब न होते तो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता। माँ पूछती है कि हर्ब कहां से आया। जेरा बताता है कि नाइट कैप्टन जेनॉफ ने करीना के साथ बदतमीजी की माफी में कुछ कोल्ड कॉइन्स दिए थे, उसी से हर्ब खरीदा। बाकी गांव वाले अचानक बोलने लगते हैं कि ये सब कॉमनर्स की वजह से हुआ और वो इसे अपने तरीके से सेटल करने को तैयार हैं। तभी माश हंगामा सुनकर रोने लगता है। एलन उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। जेरा गांव वालों को घर जाने को कहता है और कहता है कि लड़ाई न करें, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास रहकर देखभाल करेगा। एलन धीमे से पूछता है कि क्या सच में कॉमनर की वजह से पापा को चोट लगी। जेरा हाँ कहता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले मुखिया ने कहा था कि कॉमनर्स को भी बोअर हंट में शामिल किया जाए, क्योंकि बोअर मीट बहुत कीमती है। ज्यादातर मीट बैरन को जाता है, बाकी हंटर्स में बांटता है। कॉमनर्स सिर्फ जरूरी चीजें ट्रेड करके मीट ले सकते हैं और वो कभी हंट में वॉलंटियर नहीं करते, क्योंकि वो डरपोक हैं, जानते हैं कि विशाल मॉन्स्टर से नहीं निपट सकते। लेकिन इस बार जेनॉफ ने रोडेन को हीरो बताया तो कॉमनर्स को लगा कि उसके साथ सुरक्षित रहेगा। न जेरा को पसंद था न रोडेन को, लेकिन मुखिया के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे। और तो और बहुत से कॉमनर्स ने प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो सर्व्स से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते थे जो उनसे नीची क्लास के हैं। हंट के दिन कॉमनर्स को बोअर को डिस्ट्रैक्ट रखने की जिम्मेदारी दी गई ताकि बाकी लोग अटैक कर सकें, लेकिन उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी। हथियार फेंक कर भाग गए। एक बेवकूफ गिर पड़ा और रोडेन ने उसे बचाने के चक्कर में बोअर का दांत पेट में खा लिया। किसी तरह महान बोअर को मार दिया और हर्ब से रोडेन की जान भी बचा ली। जेरा एलन और नेर्जा से कहता है कि अगले दिन रोडेन का मीट शेयर ला देगा और उन्हें मजबूत रहने को कहता है। अगली सुबह एलन उठता है और देखता है कि माँ पापा की देखभाल कर रही है। वो कहता है कि वो ले लेगा काम, लेकिन माँ कहती है कि वो ठीक है। बस तभी रोडेन एक झटके से जागता है। अभी भी सोच रहा है कि वो शिकार के बीच में है। उसका परिवार उसे होश में वापस देखकर राहत की सांस लेता है। और इसी भावुक पल में एलन को अचानक एहसास होता है कि अब तक उसने अपना वक्त बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ और मजबूत होने पर फोकस कर रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई मकसद ही नहीं था। अब उसे समझ आ रहा है कि ये दुनिया उन लोगों के लिए कोई गेम नहीं है जो यहाँ रहते हैं, उसके परिवार सहित। इस दुनिया में रहने वाले लोग असली हैं और उसका परिवार भी उतना ही असली है। एलन फैसला करता है कि अब उसे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, खासकर अब जब उसके पापा कुछ वक्त तक हिल भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी वक्त जेरा वहां पहुंचता है, रोडेन के हिस्से का शिकार लेकर। उसे एलन को फिर से ठीक देखकर बहुत खुशी होती है। जेरा रोडेन से कहता है, कुछ मत सोच, बस ठीक होने पर ध्यान दे। इस सर्दी में बाकी गांव वाले तेरे परिवार का ख्याल रख लेंगे। अचानक एलन बोल पड़ता है, अपने पापा से इजाजत मांगते हुए कि वो उनके सारे काम संभाल लेगा,
परिवार की मदद के लिए, और उसी दिन से वो काम शुरू कर देता है। कुएं से पानी निकालना, फिर इतने भारी बाल्टी उठाना जिन्हें एक बड़ा आदमी भी मुश्किल से उठा पाए। सब हैरान रह जाते हैं कि एलन ऐसा कैसे बना हुआ है, लेकिन एलन ने तो अब सारे ब्रेक हटा दिए हैं। उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को समन्स के जरिए मैक्स कर लिया है, क्योंकि परिवार की मदद के लिए यही सबसे जरूरी था। और उसे इस बात की परवाह नहीं कि इससे ध्यान जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास पहले से ही करीना है। घर में पानी पहुंचाने के बाद वो खेतों में जाता है जेरा से आलू उखाड़ना सीखने। जेरा कहता है, दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ो, लेकिन एलन तो फ्लेक्स मारता है, एक हाथ से ही पूरा गुच्छा उखाड़ फेंकता है। बोलता है, ये ताकत तो पापा से मिली है, और फिर पूरा दिन मेहनत करके सारे आलू उखाड़ डालता है। बाद में वो कटे हुए आलूओं को देखता है और सोचता है, कितना अन्याय है कि बारन इनमें से आधे से ज्यादा आलू ले जाएगा जो सर्फों ने इतनी मेहनत से उगाए हैं। तभी उसे घर की तरफ मेहमान आते दिखते हैं, गांव का मुखिया और वो बेवकूफ जिसकी वजह से रोडेन जख्मी हुआ था। मुखिया फल का तोहफा लेकर आया है और वो आदमी माफी मांग रहा है कि उसकी गलती से रोडेन को चोट लग गई। रोडेन बड़े प्यार से जवाब देता है, अगर शिकार जारी रखना है तो अब से ज्यादा सावधान रहना। लेकिन बीजा इतनी आसानी से माफ करने को तैयार नहीं। वो उसे खरी खरी सुनाती है, हर किसी का परिवार होता है घर लौटने को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। किसी की जान को इतनी बेपरवाही से मत खेलो। तभी बाकी सर्फ भी रोडेन की हालत देखने आ पहुंचते हैं। उनकी अजीब हरकतें देखकर बीजा का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। अगले दिन एलन अकेला जंगली घास के मैदान में जाता है और अपना जीनियस प्लान शुरू करता है, सर्दी में परिवार को बचाने का। वो इन्वेंट्री से मेंढक समन्स करता है, चेहरा हाथों से ढकता है क्योंकि सारे मेंढक उस पर कूद पड़ते हैं, फिर जमीन पर उतरते हैं। फिर वो कुछ नूब लेवल के जाल लगाता है और मेंढकों को उनकी प्रोवोक्ड स्किल यूज करने को कहता है। उम्मीद है कि इससे कुछ जंगली पक्षी आकर्षित होंगे और वो उन्हें पकड़ घर ले जाएगा। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं आता। वो हार मानने वाला होता है, तभी एक पक्षी आता दिखता है। वो तैयार हो जाता है पकड़ने को, लेकिन तभी समझ आता है ये कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि बी रैंक मॉन्स्टर अल-बहरैन है। वो बिना सोचे जाल तोड़ देता है और एक एक करके मेंढकों को हरा देता है। एलन समझ जाता है कि वो इस बी रैंक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता और भागने लगता है। लेकिन तभी उसका स्टेटस विंडो सामने आता है। वो सोचता है फिजिकल स्टैट्स को लिमिट तक बूस्ट करने के बाद अब वो इसे हरा सकता है। वो पलटकर लड़ने का फैसला करता है, मॉन्स्टर के सिर पर पत्थर फेंकता है और तलवार लेकर सीधा चार्ज करता है। मॉन्स्टर जवाबी हमला करता है, लेकिन एलन कुत्तों का पैक समन्स कर देता है जो मॉन्स्टर को काटकर उसे व्यस्त रखते हैं। लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते। पक्षी मॉन्स्टर जल्दी ही सबको हरा देता है। एलन फिर तलवार लेकर लड़ता है। इस बार मॉन्स्टर का हमला और जोरदार होता है क्योंकि समन्स मरने से उसके बफ्स चले गए हैं। वो इतना कमजोर हो जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता। मॉन्स्टर फिर हमला करता है। एलन किसी तरह तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन लगता है अब गेम ओवर है। तभी उसे एक आइडिया आता है जो उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया। वो अपना लेटेस्ट बग टाइप समन्स निकालता है और उन्हें मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। कैटरपिलर मॉन्स्टर अल-बहरैन से एनर्जी चूसने लगते हैं। हमला रुक जाता है। एलन को एहसास होता है, हाँ, ये स्किल फाइट में काम की है। वो मॉन्स्टर के नीचे से निकलता है और लगातार हमला करके उसे कमजोर करने लगता है, और इसी तरह वो बिना बफ्स खोए मरने से बच जाता है। वो फिर कुत्तों का एक और पैक समन्स करता है। बग्स के साथ मिलकर वो पक्षी को पूरी तरह घेर लेते हैं। एलन मौका देखकर उसके सिर पर घातक वार करता है। एक पल के लिए दुनिया काली सफेद हो जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। एलन का ग्रिमोयर सामने आता है। अल-बहरैन को हराने के लिए 100 एक्सपी मिले। एलन जोर से चीख मारता है, जीत का ऐलान। पहली बार किसी मॉन्स्टर को हराने के बाद वो खुद को दुनिया के सबसे ऊपर महसूस करता है। जल्दी ही वो अपना कीमती शिकार घसीटते हुए घर पहुंचता है। परिवार और दोस्त उसे डी रैंक मॉन्स्टर के साथ देखकर दंग रह जाते हैं। थेरिया पूछती है, तूने इसे कैसे मारा? एलन महीने का सबसे बड़ा अंडरस्टेटमेंट करता है। वो जमीन पर उतरा था मेरे पास, मैंने अचानक पकड़ लिया और खत्म कर दिया। करीना तो एलन के इस कारनामे से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन माश मरे हुए मॉन्स्टर से डर जाती है। रोडेन उसके चेहरे पर कट देखकर पूछता है, कहीं और चोट तो नहीं? एलन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं, चेहरा का घाव भी भरने लगा है। जेरा मॉन्स्टर के शव पर कुत्तों के काटने के निशान देखता है और पूछता है, क्या तूने भी काटा था? एलन कहता है, प्योर इंस्टिंक्ट में लड़ रहा था, याद नहीं।
जेरा सोचता है कि हंस से या डरे एलन की ये जंगली हरकत देखकर। फिर वो मॉन्स्टर को प्रोसेस करने लगता है। जब वो रोडेन से बात करने के लिए मुड़ता है, एलन को जेरा के सिर पर बड़ा सा उभार दिखता है। या तो बीवी ने मारा होगा या करीना से स्वॉर्ड प्रैक्टिस में लगा होगा। वो मन ही मन हंसता है। जेरा उसे मदद मांगता है और वो अलबाहरिन को उल्टा लटकाते हैं ताकि खून निकल जाए। डेरा बताती है ये करीब 60 किलो का होता है, जिसमें से 40 किलो सिर्फ खून और हड्डियां। मांस बहुत कम मिलता है, पर पंख अच्छे दाम में बिकते हैं। एलन को जेरा का ये सब सिखाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। 60% तो लॉर्ड को देना ही पड़ेगा। उसे लगता है ये बहुत गलत है। जेरा बताता है अच्छे नोबल छोटे ई रैंक मॉन्स्टर जैसे हॉर्न्ड खरगोश पर ध्यान नहीं देते, पर डी रैंक वाला वो गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे। अचानक जेरा मॉन्स्टर काटकर उसका मैजिक स्टोन निकालता है और कहता है ये भी टैक्स सिस्टम में आता है, पर हमारे जैसे गांव वालों के लिए बेकार है। फिर जेरा को आइडिया आता है अगर रोडेन उस कॉमनर की गलती से घायल न होता तो तुझे अल्बाहोन नहीं मिलता। इसे लेकर मुखिया पर गिल्ट ट्रिप करेंगे और ज्यादा हिस्सा ले लेंगे। एलन को एहसास होता है कि उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मसल्स वाला नहीं, दिमाग गटर भी अच्छा है। जल्दी ही दोनों मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया अलबाहरिन का शव देखकर बहुत खुश होता है। जेरा कहता है पंख टैक्स में दे देंगे, बाकी शव हमारे पास रहेगा। मुखिया को पसंद नहीं आता। वो कहता है इस साल लॉर्ड ने और ज्यादा मांस मांगा है, हाथ बंधे हैं। जेरा कहता है मैजिक स्टोन भी दे देंगे। फिर भी वो नहीं मानता। तब जेरा गिल्ट ट्रिप शुरू करता है अगर हमारे गांव का हीरो रोडेन घायल न होता तो हम ऐसी मुश्किल में न पड़ते। उसका परिवार सर्दी में भूखा मर जाएगा। एलन ड्रामा करता है, भूख से बेहोश होने का नाटक। मुखिया आसानी से पिघल जाता है और डील मान लेता है। एलन शुक्रिया अदा करता है और पूछता है अगर आगे भी अल्बाहोन शिकार करें तो मांस रख सकते हैं। जेरा जोर से कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, इतनी जल्दी दोबारा डी रैंक नहीं मिलेगा। मुखिया हंसता है और कहता है अगर फिर कभी मिल जाए तो मांस रख लेना। एलन और जेरा खुश हो जाते हैं। प्लान कामयाब रहा। जल्दी ही एलन एक और जाल लगाता है। इस बार ट्रैप फिर कमाल करता है। 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं। एलन अब पहले से समझदार है। मेंढकों को तुरंत रिकॉल कर लेता है ताकि स्टैट्स न गिरें। फिर बग्स भेजता है एनर्जी चूसने। पत्थर मारकर बैलेंस बिगाड़ता है। कुत्ते भेजता है काटने और फिर लकड़ी की तलवार से सिर पर वार करके दोनों को खत्म कर देता है। इस बार किसी भी समन्स की जान नहीं जाती। वो खुद पर गर्व करता है। तभी ग्रिमोयर सामने आता है। 8000 एक्सपी मिले, लेवल 2 हो गया। एलन बहुत खुश होता है। स्टैट्स चेक करता है। हेल्थ और माना फुल रिस्टोर, सारे स्टैट्स बहुत बढ़ गए हैं। वो ग्रिमोयर को गले लगा लेता है। 6 साल बाद आखिरकार लेवल अप हुआ। वो फैसला करता है कि अब परिवार को भी अपना राज बताएगा। दोनों अल्बाहोन घर ले जाता है। रोडेन हैरान रह जाता है कि इस बार 2 मार लाया, लेकिन कुछ नहीं कहता। तुरंत बाद वो करीना के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर जाता है। अब वो बहुत तेज है, लगातार उसकी अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर है कि अब मांस पूरे सर्दी के लिए काफी है, बस अब लकड़ी चाहिए। वो सोचता है अगर 20 और अल्बाहोन मार ले तो लेवल 3 हो जाएगा, पर यह सर्दी में नामुमकिन लगता है। सोच में इतना खो जाता है कि करीना पीछे से चुपके से सिर पर मार देती है। उसकी विनिंग स्ट्रीक बरकरार। रात को एलन मम्मी पापा से कहता है सीट बेल्ट बांध लो, कहानी इमोशनल रोलर कोस्टर वाली है। वो बताता है कि जब वो 1 साल का था तब गॉड एल्मिया का ओरेकल आया था। उसने कहा था कि वो उसे ताकत और हिकमत देगा। इसी वजह से वो बाकी बच्चों से ज्यादा मजबूत और समझदार है। लेकिन कृष्ण के गॉड ने एक बड़ी हैंडीकैप भी दी। ऐसे चैलेंजेस जो 100 लोग मिलकर भी नहीं पार कर सकते, उन्हें अपनी ताकत और हिकमत से पार करना होगा। डेजा सदमे में आ जाती है और गॉड से शिकायत करती है मेरे बच्चे को इतना सख्त इम्तिहान क्यों दिया। रोडेन दूसरी तरफ कहता है आज तूने ट्रायल पास किया होगा क्योंकि चेहरे का घाव भर गया है। एलन को तब एहसास होता है। रोडेन कहता है मुझे पता है गॉड के ट्रायल पार करना कैसा होता है। अचानक डेजा पूछती है फिर अप्रेजल सेरेमनी में तुझे कोई टैलेंट क्यों नहीं दिखा। एलन बताता है एल्मिया का दूसरा ओरेकल आया था। रोडेन डांटते हैं भगवान का नाम आदर से लो। एलन माफी मांगता है और आगे बताता है मेरा जॉब क्लास इतना नया था कि अप्रेजल में दिखा नहीं और स्टैट्स कम दिखे क्योंकि नॉर्मल मेथड मेरे ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है जो मेरे हैंडीकैप की वजह से स्लो है। हैंडीकैप
उसके मम्मी पापा अब उसकी टैलेंट के बारे में उत्सुक हैं, लेकिन एलन उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो समनर है, क्योंकि लोग डरने लगेंगे कि वो खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है कि उसे पता ही नहीं अपनी टैलेंट के बारे में, और ये बात भी छुपाता है कि वो दूसरी दुनिया से रीइंकारनेट हुआ है। अचानक उनकी कैस उसे जोर से गले लगा लेती है और पूछती है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो सोच रही थी तू पागल है, रोज पेड़ पर पत्थर मार रहा है, पर तू तो बस भगवान की ट्रायल्स को पार करने की प्रैक्टिस कर रहा था। रोडेन पूछता है कि अब आगे क्या प्लान है। एलन कहता है कि वो ट्रायल्स का सामना सीधे सामने करेगा। रोडेन को अच्छा लगता है। वो कहता है, बहादुर बन, जो चैलेंज गॉड एल्मिया ने तेरे लिए तैयार किए हैं उनका मुकाबला कर। कहीं अटक गया तो हमसे मदद मांग लेना। फिर वो चेतावनी भी देता है, लेकिन ये बात सीक्रेट रखना। अगर कोई ओरेकल के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगा देगा तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि रोडेन खुद जेरा को बताने का मन बना लेता है और घमंड से कहने वाला है, मेरे बेटे को क्रिएटर गॉड खुद से ओरेकल मिला है। ये तो क्रिना के स्वॉर्ड लॉर्ड होने से भी बड़ा कमाल है। इसके तुरंत बाद एलन ने ढेर सारे अल्बाहोन मार डाले और उन्हें मार्केट में ले गया। साथ में जेरा भी थी, जो उसे बिजनेस करना सिखाने वाली थी। जेरा बताती है कि इस बार उनका बोर हंट भी सफल रहा, क्योंकि बिना कॉमनर्स के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एलन पूछता है कि सर्फ्स और कॉमनर्स में क्या फर्क है। जेरा समझाती है, सोशल स्टेटस अलग है। कॉमनर्स को 60% टैक्स नहीं देना पड़ता जैसे सर्फ्स को। वो हर साल सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन्स प्रति एडल्ट और 1 गोल्ड कॉइन प्रति बच्चे देते हैं। एलन उत्सुक होकर पूछता है कि सर्फ आवर्स कॉमनर कैसे बन सकते हैं। जेरा कहती है, पूरे परिवार के लिए 10-10 गोल्ड कॉइन्स का ट्रिब्यूट देना पड़ता है, या फिर लॉर्ड खुद रिवॉर्ड देकर प्रमोशन दे दे। एलन को अंदाजा होता है कि उसकी मां तो बच्चों को जन्म देती ही रहती है, तो अगले साल 50 की जगह 60 गोल्ड कॉइन्स चाहिए होंगे। उसे जल्दी से 50 गोल्ड कमाने पड़ेंगे। फिर वो ट्रेडिंग कंपनी में जाते हैं और ड्राइड मॉन्स्टर मीट के बदले नमक लेते हैं। उसके बाद जेरा उसे अलग अलग दुकानों पर ले जाती है और वो चीजों के एक्सचेंज रेट सीखता है। अगली बार एलन अकेले मार्केट जाता है और रिसर्च करता है कि पैसे से चीजें कितनी में आएंगी। थोड़ी देर में पता चलता है कि अल्बाहोन जर्की का एक पैकेट 1 सिल्वर कॉइन में बिकता है। 50 गोल्ड कमाने के लिए तो उसे 500 अल्बाहोन मारने पड़ेंगे। वो ग्राइंडिंग के बारे में सोचना छोड़ देता है। फिर मेडिकल स्टोर पर जाता है और माना रिकवरी पोटियन मांगता है। दुकानदार कहता है, ऐसी फैंसी चीजें हमारी सस्ती दुकानों में नहीं रखते। एलन दूसरे मेडिसिनल हर्ब्स देखता है और ग्रिमोयर में उनके स्केच बना लेता है। फिर पूछता है, म्यूलर की फ्लावर्स हैं। दुकानदार नाम सुनते ही डिफेंसिव हो जाता है। कहता है कि आखिरी बार जेरा आई थी, आधी दाम लेकर भी घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाई थी कि उसके दोस्त की जान बचानी है। दुकानदार को मानना पड़ा था। बाद में जेरा ने बाकी पैसे दे दिए थे, फिर भी वो आज तक नाराज है। एलन अचानक उसे मीट का पैकेट थमा देता है और कहता है, थैंक यू, म्यूलर की फ्लावर्स ने पापा की जान बचाई थी। फिर ब्लैकस्मिथ शॉप पर जाता है और 50 सिल्वर कॉइन्स वाली वेपन्स देखकर सपने देखना छोड़ देता है। तभी एक्स यूजर डोगोरा आ जाता है और चिल्लाता है, अरे मेरे बाप की दुकान पर क्या कर रहा है तू? एलन उस रूड ब्रैड से उलझना नहीं चाहता। कहता है, बस देख रहा था, और चल देता है। लेकिन डोगोरा बेवजह उसे मुक्का मार देता है और कहता है, मेरा मिनियन बन जा। जैसे पाल चीफ का बेटा था, वैसे ही एलन सोचता है कि शुरुआत से ही इसे काबू में करना पड़ेगा। वो अपना सामान जमीन पर रखता है, लकड़ी की तलवार तानता है और कहता है, जो वेपन चाहे ले आ, फेयर एंड स्क्वायर लड़ते हैं। डोगोरा अपना बेसबॉल बैट लेकर आता है। एलन और पाल एक दूसरे को हेलो करते हैं। डोगोरा झपटता है, लेकिन एलन आसानी से डॉज और ब्लॉक कर देता है। उसे पता चलता है कि डोगोरा में एक्स यूजर की पावर है, पर क्रीना के सामने तो कुछ भी नहीं। एलन झपटता है, एक झटके में उसका हथियार छीन लेता है और डोगोरा जमीन पर गिर जाता है। एलन मौका देखकर ओरा फार्म करता हुआ कहता है, एक दिन तेरी दुकान पर ट्रेड करने आऊंगा। इसके कुछ समय बाद रोडेन ठीक होकर काम पर लौटने लगता है। कुछ महीने बीतते हैं और डोगोरा क्रीना के घर का रेगुलर विजिटर बन जाता है, जो अब सब बच्चों का ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। पाल भी है, माश क्रीना के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और क्रीना उस पर बहुत आसानी से ले रही है। एलन सोचता है कि उसके भाई में स्पीयर यूजर बनने की स्किल्स हो सकती हैं। तभी डोगोरा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स अभी भी बहुत कच्ची हैं। एलन बस डॉज करता है और डोगोरा खुद जमीन पर गिर जाता है। एक रात एलन अपनी छोटी बहन को सोते हुए देख रहा होता है। तभी रोडेन और जेरा थके हारे घर लौटते हैं। उनकी सीआईए पूछती है क्या हुआ।
वो बताते हैं कि बारन ने इस साल 10 की जगह 15 वाइल्ड बोअर्स हंट करने का ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए कॉमनर्स को फिर से शामिल करना पड़ा। सीआईए गुस्से में कहती है, रोडेन के इंजर्ड होने के बाद भी ये आइडिया किसका था भाई? लेकिन ऑर्डर है, मना नहीं कर सकते। अगले साल तो 20 बोअर्स करने होंगे। अगर नहीं कर पाए तो लॉर्ड दूसरे जगहों से और सर्फ्स लाएगा, जो गांव के लिए बुरी खबर है क्योंकि हंट न कर पाने वाले सर्फ्स की जमीन छीन ली जाएगी। रोडेन कहता है, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, ज्यादा बार हंट पर जाना। कॉमनर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अचानक एलन बोल पड़ता है, बार बार हंट करने से भी कोटा बढ़ता रहेगा। आखिरकार तो कॉमनर्स को शामिल करना ही पड़ेगा या बाहर से सर्फ्स लाने पड़ेंगे। कॉमनर्स को शामिल करना अच्छा आइडिया है। जेरा डांटती है, बड़ों की बात चल रही है, चुप रह। लेकिन रोडेन पूछता है, क्या सुझाव है तेरा? एलन कहता है, मुझे गॉड्स ने विजडम से ब्लेस किया है, यानी गेम खेलने का अनुभव। मैं सबसे बेकार नूब्स को भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बना सकता हूं। कॉमनर्स को मेरे हवाले कर दो। अगले दिन गांव के गेट पाए पर सारे सर्फ जमा होते हैं, सब ऑस्ट्रिच जैसे कपड़े पहने। सब रोडेन के वापस आने और उसके बेटे के शामिल होने पर एक्साइटेड हैं। रोडेन बताता है कि एलन की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, लेकिन वो अभी छोटा है, हंट में नहीं जा सकता, सिर्फ साइडलाइन से देखेगा। एलन पॉलिटली सबको ग्रीट करता है, लेकिन अंदर से जल रहा है कि वो ग्रेट बोअर्स मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाना चाहता है। लेकिन रोडेन को मना नहीं पाता। वो सोचता है कि अभी सबसे जरूरी है कॉमनर्स को ठीक से ट्रेन करना, ताकि किसी की जान न जाए, जैसे पापा की लगभग चली गई थी। तभी वो कॉमनर आता है जिसकी वजह से पिछले साल रोडेन इंजर्ड हुआ था। वो फिर माफी मांगता है और कहता है, इस बार मेरी पथेटिक गांड कवर मत करना अगर मैं फिर फिसल गया। रोडेन कहता है, अपना काम कर, बाकी टीम पर भरोसा है। जेरा पूरे ग्रुप को गांव के बाहर ले जाती है। एलन रुककर आसपास का नजारा देखता है, क्योंकि ये उसका गांव छोड़कर पहली बार बाहर आना है। वो सोचता है, ये तो बस शुरुआत है, जल्दी ही यहाँ बहुत टाइम बिताऊंगा लेवल अप करने। वो दूर सफेद ड्रैगन माउंटेन देखता है, जहां से ठंड शुरू होते ही ग्रेट बोअर्स नीचे आते हैं। सुना है कि माउंटेन की चोटी पर लेजेंडरी व्हाइट ड्रैगन रहता है, सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो इतना सोचते सोचते ग्रुप बहुत आगे निकल जाता है। सब चिल्लाते हैं, क्या डर गया क्या? एलन दौड़कर उनसे जा मिलता है। रोडेन सबको पहले से प्लान की पोजीशंस लेने को कहता है। 2 सर्फ ग्रेट बोअर को अट्रैक्ट करते हैं और बाकी छिपे हुए लोगों को अलर्ट करते हैं। एलन वो विशाल मॉन्स्टर देखकर डर जाता है, लेकिन सर्फ तैयार हैं। जेरा के इशारे पर सब स्पीयर्स से बोअर के मुंह में चुभो देते हैं। दर्द से वो रुक जाता है। ये सिग्नल था। रोडेन और बाकी टीम साइड से अटैक करती है। खून की फुहारें उड़ने लगती हैं। एलन साइडलाइन से देखता है और समझता है कि उसके पापा और सर्फ्स की स्ट्रैटेजी बहुत रॉ है। कॉमनर्स को इसमें शामिल नहीं कर सकते थे। वो सोचता है कि वो अलग तरीके से करेगा। जैसे ही बोअर डेथ के करीब पहुंचता है, वो कॉमनर्स को चिल्लाता है, आगे बढ़ो और अटैक करो। कॉमनर्स उसके कमांड पर दौड़ते हैं और सर्फ्स के साथ मिलकर सिर्फ एक हिट लगाते हैं। बस इतने से उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है और लेवल अप हो जाता है। सर्फ्स अभी भी डर रहे थे कि कहीं विम्प्स स्पीयर पकड़कर गड़बड़ न कर दें, लेकिन किस्मत से सब ठीक रहता है। बोअर गिर जाता है। कॉमनर्स को पहली बार बॉडी में पावर का एहसास होता है। वो चिल्लाते हैं, हम लेवल अप हो गए। सर्फ्स भी खुश हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और सीजन का पहला बोअर सफलतापूर्वक मार लिया। एलन को अपनी स्ट्रैटेजी काम करने की खुशी है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा है कि स्ट्रैटेजिस्ट होने के बावजूद उसे एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। कॉमनर्स उसके पास आकर थैंक यू बोलते हैं, तूने हमें बिना किसी की जान खतरे में डाले लेवल अप करवा दिया। लेकिन एलन को उनकी ग्रेटिट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। वो तो उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहता था। कुछ दिन बाद एलन गांव वालों को कुएं से पानी निकालने में मदद कर रहा होता है। सब पूछते हैं, फिर हंट पर जाएगा? वो कहता है, हाँ, साइडलाइन से ही। फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि रोडेन को मना करवाएं कि वो भी हंट ज्वाइन कर ले। सब डरते हैं, रोडेन से कहेंगे तो गेंदों में लात पड़ जाएगी। गांव का बूचर भी कहता है, मैं तो खुशी खुशी तेरी जगह हंट पर चला जाऊं, मजा आएगा, लेकिन मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनकर एलन को आइडिया आता है। वो बूचर को अपने बैकयार्ड में ले जाता है, जहां ढेर सारे अल्बाहोन लटके हुए हैं, ब्लड ड्रेन हो रहा है। बूचर देखकर दंग रह जाता है। एलन कहता है, इन्हें बूचर करके दे दो, हर अल्बाहोन के बदले 2 पैकेट मीट दूंगा। बूचर को डील इतनी अच्छी लगती है कि वो तुरंत मान जाता है। एलन सोचता है कि टाउन से बूचर बुलाना महंगा पड़ता और अगर सरफैफ से काम करवाता तो टाउन कम जाना पड़ता।
वो असली पैसे कमाकर फैमिली के लिए कॉमनर स्टेटस खरीदना चाहता है। अगले दिन फिर हंट पर जाते हैं। इस बार और ज्यादा कॉमनर्स साथ हैं। नए कॉमनर्स को शक है कि स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं, लेकिन सीनियर्स भरोसा दिलाते हैं पूरी तरह सेफ है, आसानी से लेवल अप हो जाएगा। एलन सोचता है कि कॉमनर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए ताकि जल्दी 2 टीम बन जाएं और ज्यादा बोअर्स मार सकें, लेकिन बारन की बढ़ती डिमांड से उसे शक होता है। डोमेन में खाने की कमी तो नहीं लग रही, फिर बोअर मीट की इतनी जिद क्यों? उसकी सोच बीच में ही टूट जाती है। सर्फ्स सुअर को अपने साथ खींच कर लाते हैं। सब लोग वही पुरानी वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हिट टैंक करके फिर सुअर पर साइड से हमला, और आम लोग भी शामिल हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सुअर खून बहा बहा कर मर जाता है और सब लोग एक और कामयाबी पर जोर शोर से खुशी मनाते हैं। कॉमनर्स को फिर से लेवल अप करने की ताकत महसूस होती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते। एलन भी लेवल अप हो चुका होता है। उसे बहुत मजा आता है कि उसकी प्लानिंग काम कर गई। भले ही शुरू में उसे ये सब बेवकूफी लगी थी, लेकिन जैसे ही सर्फ्स जंगली सुअर को पीछे खींच रहे थे, एलन ने चुपके से अपना ग्रासहॉपर ठीक सुअर के आगे समन कर दिया ताकि वो कुचल जाए। टेक्निकली ये एलन का हिट माना गया, और जब मॉन्स्टर मरा तो उसे भी एक्सपीरियंस का हिस्सा मिला। वो बहुत खुश है कि अब वो आसानी से ग्राइंड कर पाएगा और उस ग्रासहॉपर के लिए प्रार्थना करता है जिसने अपनी जान उसकी महान वजह के लिए कुर्बान कर दी। कुछ महीने बाद न्यू ईयर ईव आती है और एलन व करीना को चीफ के घर पार्टी में बुलावा मिलता है। वो कैंडीज और गिफ्ट्स लेकर घर लौटते हैं। एलन सोचता है कि चीफ ने उन्हें 15 सुअरों का कोटा पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा करने का तरीका ये चुना है। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके परिवार ने पहले से ही बारबेक्यू शुरू कर दिया है। सब साथ मिलकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। जेरा बच्चों से पूछती है कि चीफ ने उनके बारे में कुछ कहा क्या। एलन बताता है कि उसने कोटा पूरा करने के लिए थैंक यू कहा। जेरा को पीछे रखी बोतल दिखती है। जैसे ही एलन कंफर्म करता है कि चीफ ने उसे वो बोतल दी है, रॉडन और जेरा दोनों एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। एलन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो अपना मास्टर प्लान लॉन्च करता है। अपने भाई मार्श से पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पीयर फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहेगा, क्योंकि उसमें स्पीयर यूजर बनने की टैलेंट है। दोनों बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और एलन से कहते हैं कि बोतल जल्दी दे दे और बाहर निकल जाए, लेकिन एलन मना कर देता है। कहता है कि चीफ ने बोतल उसे इसलिए दी क्योंकि वो पार्टी में नहीं आए थे। वो कहते हैं कि तू तो पी भी नहीं सकता। एलन बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग मुझे किसी गेम में हरा दोगे तो बोतल ले लेना। जेरा तुरंत हाँ कर देता है, भले ही रॉडन उसे सावधान रहने को कहता है। एलन पूछता है, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? रॉडन पूछता है, तुझे क्या चाहिए? एलन कहता है, अगर मैं जीता तो इस आने वाले साल की सारी सुअर हंट्स में मुझे भी स्पीयर लेकर जाने की परमिशन मिलेगी। रॉडन जेरा को एक नजर मारता है, जिसका मतलब है हमें तो खेल में फंसा लिया गया है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। वो दोनों एलन की शर्त मान लेते हैं और पूछते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। एलन बोलता है, आर्म रेसलिंग। दोनों आदमी सोचते हैं कि अब तो खेल उनके हाथ में है। जेरा पहले जाता है और एलन से कहता है, मैं तुझ पर कोई दया नहीं करूंगा क्योंकि बोतल दांव पर लगी है। लेकिन उसे क्या पता कि एलन ने अपने समन कार्ड से फिजिकल स्ट्रेंथ बफ कर रखी है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जेरा दबदबा बनाता है, लेकिन फिर एलन अपनी असली ताकत लगाता है और उसे पीछे धकेल देता है। जेरा पूरी जान लगा देता है, फिर भी रोक नहीं पाता। एलन उसका हाथ पटक देता है। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अंकल को ऐसे बेइज्जत करने के बाद एलन अब अपने पापा को चैलेंज करता है। हाथ पकड़ते ही एलन इमोशनल हो जाता है, पापा के रफ और कैलस से भरे हाथ महसूस करके। रॉडन को भी भावुकता छू जाती है कि उसका बेटा अब इतना ताकतवर हो गया है कि उसके साथ मुकाबला कर सकता है। एलन उसे दिखाना चाहता है कि वो अब पूरा जवान हो गया है, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, वो रॉडन का हाथ हिला भी नहीं पाता। रॉडन आसानी से उसे हरा देता है। एलन समझ जाता है कि उसके पापा का अटैक स्टैट्स 300 से ऊपर होगा। उसे अपने पापा की ताकत पर गर्व होता है और वो बोतल उन्हें सौंप देता है। रॉडन और जेरा पीना शुरू करते हैं। एलन कैलकुलेट करता है कि उनकी स्ट्रेंथ लगभग C और D रैंक के आसपास होगी। ये उसके लिए नॉर्मल लोगों की ताकत का बेंचमार्क बन जाता है और वो तय करता है कि वो भी उनकी लेवल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इस बीच औरतें एलन को तसल्ली देती हैं कि हारने से उदास मत हो, जबकि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता। रॉडन कहता है, तू पहले से ही जेरा से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब तक तू मुझे न हरा दे, हंट में नहीं जाएगा। एलन उस शर्त को मान लेता है
और सोचता है कि अगर विंटर आने से पहले समन स्किल एक बार और लेवल अप हो गया तो शायद वो रॉडन को हराकर हंट में शामिल हो पाए। कुछ महीने बाद एलन का समन स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाता है। वो ई रैंक क्रिएचर्स अनलॉक करता है, साथ में एक नया क्रिएचर टाइप। अब उसे पहले से मौजूद क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए बनाने पड़ते हैं, लेकिन इस बार उसके पास माना इतना है कि वो फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकता है। स्टैट्स चेक करते वक्त उसे नया स्किल दिखता है, स्टोरेज। एक्टिवेट करते ही ग्रिमोयर के बीच में एक काला चौकोर छेद बन जाता है। वो तुरंत टेस्ट करता है, लकड़ियां और पत्थर डालता है और पता चलता है कि जितना भी सामान एंट्रेंस में फिट हो जाए वो अनलिमिटेड अमाउंट स्टोर कर सकता है। एलन कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरेज स्किल तो एंड गेम स्किल लगती है, लेवल 3 के बिगिनर को ये कैसे मिल गई? वो सोचता है कि शायद डेव्स ने गलती से दे दिया, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि इसका राज जल्दी ही पता चल जाएगा। बाद में वो ई रैंक इंसेक्ट्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बनता। सोचता है माना कम पड़ रहा है, लेकिन पता चलता है कि ई रैंक क्रिएचर्स के लिए मैजिक स्टोन्स चाहिए। खुशकिस्मती से उसके पास हॉर्न्ड रैबिट्स से मिले कुछ ई रैंक स्टोन्स कैश के साथ स्टोर हैं। वो निकालता है, लेकिन फिर भी नहीं बनता। आखिरकार वो मैजिक स्टोन को स्टोरेज में डालकर ट्राई करता है और कामयाब। वो एक ई रैंक बटरफ्लाई बनाता है जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। एलन किसी तरह उस ओवरसाइज्ड बग को पीछे छुपा लेता है जब तक वो चली नहीं जाती। फिर वो ई रैंक एनिमल समन करता है, एक सेबर टूथ टाइगर। एलन डर से पैंट गीली कर लेता है, लेकिन वो टाइगर बहुत आज्ञाकारी और ताकतवर होता है। साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 10 पॉइंट्स बूस्ट करता है। अब वो क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए टाइप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी मैजिक स्टोन्स चाहिए। उसे समझ आता है कि ज्यादा हॉर्न्ड रैबिट्स हंट करने होंगे। पापा से पूछता है तो पता चलता है कि पिछले साल गांव के चारों ओर ट्रेंच खोद दिया गया था। अब हॉर्न्ड रैबिट्स गांव के पास नहीं आते। एलन निराश होता है, लेकिन जल्दी ही मौका मिलता है। क्रिना डोगोरा के साथ स्पैरिंग को पूरी तरह पिटाई में बदल देती है। एलन पेल से मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है। पेल बताता है कि मॉन्स्टर्स से निकाले गए मैजिक स्टोन्स से मैजिक टूल्स बनते हैं, लेकिन डी रैंक से ऊपर वाले ही असल में काम के होते हैं। ई रैंक वाले तो बेकार हैं, इतने बेकार कि ट्रेनिंग ग्राउंड में भी पड़े मिल जाते हैं। वो सचमुच एक उठाकर दिखाता है। एलन को नई उम्मीद मिलती है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर जितने भी ई रैंक मैजिक स्टोन्स मिल सकते हैं इकट्ठा करता है। फिर घास के मैदान में जाता है और जितने समन्स बना सकता है बना लेता है। सोचता है कि इनकी क्या क्या एबिलिटीज होंगी। अचानक तेज हवा आती है, बर्ड कार्ड उड़ जाता है। उसका हॉक निकलकर डेंजर वॉर्न करता है। तभी एक बेबी बोअर उस पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है, लेकिन उसका ग्रास टाइप समन उसे हील कर देता है। बटरफ्लाई बोअर को ट्रांस में डाल देती है, जबकि सेबर टूथ उसे फिनिश कर देता है। जब दूसरा बोअर अटैक करता है तो एक बोअर टाइप क्रिएचर डिफेंड करने निकलता है, लेकिन सारी ये सब एलन का ढोंग था। वो बस समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि समनर ऐसे ही लड़ता है। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई गेम प्ले गाइड नहीं है, सब कुछ खुद फिगर आउट करना है। वो महसूस करता है कि हर क्रिएचर क्लास की कॉम्बैट में खास भूमिका होती है। वो अपनी स्ट्रैटेजी उसी के आसपास बनाता है। वो सारे क्रिएचर्स को कॉल करता है और सोचता है, इंसेक्ट्स दुश्मन पर डिबफ लगाते हैं, बीस्ट्स डैमेज देते हैं, बर्ड्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते और रिले करते हैं, ग्रास टाइप हील करते हैं, स्टोन टाइप डिफेंड करते हैं। वो समझ जाता है कि वो अकेला ही पूरी पार्टी का काम कर सकता है, और यही वजह है कि समनर क्लास का इतना ज्यादा पोटेंशियल है। अब उसे समझ आता है कि स्टोरेज स्किल इसलिए दी गई ताकि वो हजारों मैजिक स्टोन्स हमेशा सुरक्षित कैरी कर सके। वो कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। कुछ दिन बाद विलेज चीफ एलन, रोडन और जेरा को मैंशन बुलाता है इंपॉर्टेंट बात के लिए। एडल्ट्स चीफ से बात करते हैं। हीरो स्पाइकी ड्रैगन फ्रूट खाता रहता है। चीफ बताता है कि नेक्स्ट मंथ बैरन खुद विजिट करने आएगा। रोडन और जेरा शॉक्ड हो जाते हैं कि लॉर्ड हम्बल विलेज आएगा। हीरो उस इडियट को हाई नहीं मानता जो हर विंटर 20 ग्रेट बोर्स हंट करवाता है। चीफ बताता है बैरन बोर हंट्स देखना चाहता है क्योंकि क्यूरियस है। जेरा को बुरा लगता है कि उनकी लाइफ डेथ बैटल्स नोबल के लिए एंटरटेनमेंट हैं। रोडन को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूछता है हीरो को क्यों बुलाया। चीफ कहता है बैरन एप्स्टीन आइलैंड मिस करता है, इसलिए एलन गाइड बनेगा, विलेज और हंट घुमाएगा। रोडन कहता है अपना बेटा भेजो। चीफ कहता है पेल टिमिड है, बैरन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा।
एलन को पूरे स्टे में बैरन को एंटरटेन करना होगा। हीरो को नहीं करना, लेकिन सेकंड थॉट पर सोचता है स्किल्स से इंप्रेस कर सकता है। इससे कॉमनर बनने में हंटिंग एल्बाहोन्स और जायंट बोर्स से ज्यादा जल्दी मदद मिल सकती है। वो चीफ की रिक्वेस्ट मान लेता है बैरन को गाइड करने की। जल्दी ही बैरन ग्रैनविल नाइट ऑर्डर के साथ आता है, कैप्टन ज़ीनॉफ के नेतृत्व में। डॉटर सेसिली भी साथ है। विलेज चीफ वेलकम करता है। चीफ के घर जाते हैं जहां हीरो टेम्पररी सर्वेंट है। ग्रैनविल चीफ की हार्ड वर्क की तारीफ करता है। पिछले 15 साल में कीना विलेज से सक्सेसफुल कोई नहीं रहा। चीफ हम्बली एक्सेप्ट करता है। ग्रैनविल सॉरी बोलता है बोर मीट हर साल ज्यादा मांगने के लिए। जानता था बर्डन पड़ रहा है, लेकिन किंग का ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकता। अचानक फ्यूरियस हो जाता है। कहता है सब वेक काउंट की फॉल्ट है, जिसने किंग को डिलिबरेटली बोर हंट्स के बारे में बताया ताकि उन्हें टफ स्पॉट में डाल दे। बटलर चिल करने को कहता है क्योंकि एंगर से चीफ डर रहा है। तभी फूड आता है। ग्रैनविल और डॉटर खाते हैं और डिलिशियस टेस्ट से डिलाइटेड हो जाते हैं। पूछते हैं क्या मीट है। चीफ हेजिटेट करता है। हीरो जंप करता है और बताता है एल्बियन मीट से बना डिश है। प्लेट पर बर्ड कल हंट किया गया फ्रेशेस्ट टेस्ट के लिए। सिली डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। बैरन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से इंप्रेस होता है। पूछता है चीफ का बेटा है क्या। चीफ कहता है रोडन का बेटा है। ज़ेनॉफ याद करता है पहले भी देखा था। हीरो ग्रीट करता है और कहता है कल हंटिंग ट्रिप में गाइड बनेगा। ग्रैनविल फिर इंप्रेस होता है मैनर्स से। पूछता है फादर नाइट है क्या। चीफ कहता है सर्फ है। स्पॉइल्ड डॉटर सेसिल इरिटेट होकर पूछती है सर्फ को डाइनिंग हॉल में कैसे आने दिया। डैड तुरंत स्कोल्ड करती है कि सर्फ्स भी टेरिटरी के मेंबर्स हैं, उन्हें कम इंसान नहीं समझ सकती। सेसिल सॉरी बोलती है डैड से, लेकिन हीरो को स्टिंक आई मारती है। हीरो सीरियसली नहीं लेता। ज़ेनॉफ हीरो से कुछ कहता है। वे सब अगले दिन होने वाले शिकार के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बारन कहता है कि एक सर्दी में 20 बोर्स मारने का लक्ष्य बहुत ज्यादा है। अगर गांव वाले इसे हैंडल नहीं कर पाए तो नाइट्स खुद शिकार संभाल लेंगे। सेसिल उससे सहमत होती है और कहती है कि नाइट्स को बोर्स मारते देखना कितना कूल होगा, बजाय इन स्टूपिड विलेजर्स के। बारन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो कहता है कि नाइट्स को बेसिक्स सीखने के बाद वो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। तभी एलन बोल पड़ता है अपनी गांव की इज्जत बचाने के लिए। वो कहता है कि नाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गांव वाले अकेले ही आसानी से 20 बोर्स मार सकते हैं। वो गांव की औरा पर दांव लगा देता है और सबको कहता है कि कल उनका परफॉर्मेंस सारे शक दूर कर देगा। अगले दिन पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकलता है बोर हंट देखने। एलन उन्हें एक खास वॉच टावर पर ले जाता है जहां से वो सुरक्षित रहकर शिकार देख सकते हैं। सेसिल अभी भी उससे बिना ताने मारे बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही सब ऑब्जर्वेशन स्पॉट पर पहुंचते हैं एलन उन्हें स्टेप बाय स्टेप शिकार समझाने लगता है। जल्दी ही रोडन और बाकी सर्व्स वहां पहुंचते हैं बोर हाइड से बने आर्मर पहनकर। एलन बारन को थैंक करता है कि उन्होंने बचे हुए बोर हाइड इस्तेमाल करने की परमिशन दी आर्मर बनाने के लिए। उसके बाद डीकॉय यूनिट भागकर बोर को लुभाने जाती है और उसके पीछे पीछे उसे शिकार वाली जगह पर लाती है। एलन सबको कहता है कि सब्र रखो, ये प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। इंतजार के दौरान ज़ेनॉफ एलन से क्रीना के बारे में पूछता है। एलन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ज़ेनॉफ खुश होता है और कहता है कि स्प्रिंग के बाद यहाँ ट्यूटर भेजा जाएगा ताकि वो एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। एलन हंसते हुए क्रीना को पढ़ते हुए इमेजिन करता है। तभी डीकॉय टीम बोर को हंटिंग ग्राउंड पर लाती है। टैंक टीम बड़े बड़े मजबूत शील्ड से उसे घेर लेती है। फिर मेन अटैकर्स बोर के सिर की तरफ जाते हैं और स्टैब करते हैं। नए लड़के पीछे से लंबे स्पीयर से अटैक करते हैं। एलन समझाता है कि न्यूबीज सिर्फ 1-2 बार अटैक करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। उन्हें आमतौर पर आर्मर नहीं दिया जाता क्योंकि उनका रिस्क बहुत कम होता है। सेसिल को बार बार स्टैब होते बोर को देखकर नौजिया होने लगता है। जैसे ही रोडन उसके गले में फिनिशिंग ब्लो मारता है वो बेहोश होकर गिर जाती है। ज़ेनॉफ और ग्रेनेल दोनों गांव वालों की स्किल से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि बोर हंटिंग पूरी तरह गांव वालों पर ही छोड़ देंगे। तभी अचानक 2 और बोर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। ज़ीनॉफ तुरंत अपने वाइस कैप्टन को नाइट्स तैयार करने को कहता है विलेजर्स की मदद के लिए, लेकिन एलन रोकता है और कहता है कि जरूरत नहीं, गांव वाले ऐसे केसेस के लिए तैयार रहते हैं। जमीन पर रोडन सबको 2 ग्रुप्स में बांटता है, खुद और जेरा के साथ। वे वही स्ट्रैटेजी यूज करके दोनों बोर्स को पिन करते हैं और मार देते हैं।
एलन बारन और जेनफ को बताता है कि हर अच्छा हंटर जानता है कि जितने भी प्रे को ल्योर किया है सबको मारना चाहिए। अगर कोई बच गया तो वो शिटी हंटर है। लेकिन पहले ये मुमकिन नहीं था। वजह थी अच्छे इक्विपमेंट की कमी। शिकार से मिलने वाला ज्यादातर हिस्सा टैक्स में चला जाता था, इसलिए टूल्स अपग्रेड नहीं कर पाते थे। फिर भी हर साल थोड़ा थोड़ा स्पीयर्स अपग्रेड करते गए, जिससे सालों में एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। पिछले साल के आर्मर के साथ अब वे इतने मजबूत हो गए हैं कि 2 टीम्स बनाकर एक साथ 2 बोर्स मार सकते हैं। एलन को राहत मिलती है कि उसका विलेज ऑरा वाला गैम्बल काम कर गया। ग्रैनेल कहता है कि 3 बोर्स मारे जा चुके, यानी इस साल अभी 17 बाकी हैं। एलन सुधारता है, नहीं, मेरे आने से पहले ही 7 मारे जा चुके थे, तो सिर्फ 10 बाकी हैं। ग्रैनेल खुश होता है और कहता है कि अब नाइट्स को मदद के लिए भेजने की जरूरत नहीं। एलन कहता है कि उसके पिता और बाकी लोग ये सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर वो कहता है कि उनके पास बारन से 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली, बोर हंटिंग के लिए 2 और जायंट शील्ड्स बनाने लायक बोर हाइड चाहिए। बारन खुशी खुशी मान जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल है। एलन कहता है कि सर्व्स को आमतौर पर जो चीजें नहीं मिलती, खासकर लिकर चाहिए। ग्रैनेल समझ नहीं पाता। एलन समझाता है कि हर साल ज्यादा बोर्स मारने से मीट की बहुतायत हो जाएगी और उसकी कीमत गिर जाएगी, इसलिए सर्व्स उस मीट को बूज से ट्रेड करेंगे ताकि इकोनॉमी क्रैश न हो। ग्रैनेल पूछता है कि लिकर ही क्यों? एलन जेनफ की तरफ देखकर कहता है कि वॉरियर होने के नाते वो समझेंगे। जेनॉफ कहता है कि वॉरियर्स का मोराले ऊंचा रखने में अल्कोहल से बेहतर कुछ नहीं। बारन दोनों रिक्वेस्ट मान लेता है और एलन की तारीफ करता है कि आज तुमने कमाल का काम किया। लेकिन सेसिल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किसी और को उसके पापा की तारीफ मिल रही है। वो एलन को कर्स करते हुए घर वापस जाती है, लेकिन हॉर्सबैक से लगभग गिरने वाली होती है। एलन खुश होता है उसे जाते देखकर और सोचता है कि अब कभी उससे नहीं मिलना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन उसे सेसिल और ग्रैनेल से फिर मिलना पड़ता है। बारन हर साल डिलिशियस मीट सप्लाई करने वालों को रिवॉर्ड देना चाहता है। एलन एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है शायद प्रमोशन मिले कॉमनर स्टेटस का, और वैसा ही होता है। ग्रैनेल डिक्लेयर करता है कि रोडन, जेरा और उनकी फैमिलीज कॉमनर स्टेटस में प्रमोट हो जाएंगी। सब बारन को थैंक करने के लिए बाउ करते हैं। एलन एक्साइटमेंट से कांप रहा है। वो सोचता है अब विलेज बॉर्डर्स के बाहर जा सकता है, बिगर और पावरफुल मॉन्स्टर्स हंट कर सकता है। ग्रैनेल आगे कहता है कि कोई भी सर्फ जो 10 साल या उससे ज्यादा हंट्स में हिस्सा ले चुका है, वो भी कॉमनर प्रमोट हो जाएगा। रोडन और जेरा से लिस्ट तैयार करने को कहता है। फिर उसे याद आता है कि किंग ने क्रीना विलेज को पूरे किंगडम के लिए एग्जाम्पल बनाना चाहा था। वो क्यूरियस होता है कि बोर हंट की शुरुआत कैसे हुई। रोडन का चेहरा थोड़ा सावर हो जाता है। जेरा कहता है कि ये स्टोरी उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए पर्सनल है, तो वो बताएगा। वो बताता है कि 13 साल पहले जब ये विलेज बनना शुरू हुआ था, करीब 100 सर्व्स दूसरे विलेजेस से आए थे पॉपुलेट करने। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बड़ा एरिया क्लियर किया और क्रॉप्स उगाए, लेकिन एक विंटर में ग्रेट बोर ने अटैक किया और सेव्ड फूड का ज्यादातर खा गया। सर्व्स डेवस्टेटेड हो गए। रोडन ने सजेस्ट किया कि बोर को हंट करके मीट बनाएं। सर्व्स उसके साथ फार्मिंग इक्विपमेंट लेकर बिना प्रॉपर वेपन्स या नॉलेज के लड़ने गए, लेकिन मैनेज करके बोर को मार दिया। ग्रैनेल कहता है कि उन्हें इस पर प्राउड होना चाहिए। फिर पूछता है रोडन को इतना क्यों बॉदर करता है। जेरा एक्सप्लेन करता है कि हंट में एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी जो लकी नहीं था लेवल अप करने और इंजरीज हील करने के लिए। जेरा कहता है कि उसने रोडन को बार बार कन्विंस किया कि खुद को ब्लेम न करे, लेकिन वो नहीं मानता। एलन अब समझता है कि पिछले साल उसके डैड ने स्टूपिड कॉमनर को बचाने के लिए इतनी जल्दी क्यों दौड़ा था। ग्रैनेल सॉरी बोलता है टॉपिक उठाने के लिए, लेकिन कहता है कि अगर रोडन ने फर्स्ट बोर हंट स्टार्ट नहीं किया होता तो विलेज यहां तक नहीं पहुंचता। वो रोडन को रिवॉर्ड देना चाहता है और पूछता है क्या चाहिए। एलन डैड को अर्ज करता है क्वालिटी बूज मांगने को, लेकिन रोडन रिक्वेस्ट करता है कि बारन उसके बेटे को एस्टेट पर काम करने दे। वो कहता है एलन वाइज और ब्रेव है, कोई भी एडल्ट जॉब कर सकता है। एलन पैनिक हो जाता है क्योंकि इस तरह मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल अप नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्रैनेल को आइडिया पसंद आता है। बटलर भी एग्री करता है कि एलन स्टाफ में ग्रेट एडिशन होगा। ग्रैनेल डिक्लेयर करता है कि वो रेगुलर हॉल बॉय से ज्यादा अच्छा है, इसलिए फैमिली का मैन सर्वेंट बनेगा। एलन को पता नहीं कि ये पोस्ट क्या होता है, लेकिन सेसिल ग्रोस्ड आउट हो जाती है कि सर्फ उनके मैंशन में रहेगा। बटलर उसकी रेसिस्ट थिंकिंग को करेक्ट करता है कि एलन अब कॉमनर है। एलन एक्सक्यूज सोच रहा होता है सिचुएशन से निकलने का,
लेकिन डैड को टीयर्स ऑफ जॉय बहाते देखकर एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही वो बैरन्स एस्टेट के लिए तैयार होता है। सब गुड बाय बिड करने आते हैं। क्रीना बहुत सैड है। एलन उसे चीयर अप करने के लिए फाइनल ड्यूअल सजेस्ट करता है। वो अग्री करती है, लेकिन ड्यूअल शुरू होते ही एलन अपर हैंड ले लेता है। सब सरप्राइज हो जाते हैं, खासकर क्रीना। रीजन ये था कि एलन बर्ड कार्ड्स स्टॉक कर लिया था जो एजिलिटी बूस्ट करते हैं। वो क्रीना को ओवरवेल्म करता है और सोर्ड उसके नेक पर पॉइंट कर देता है। क्रीना बिलीव नहीं कर पाती कि हार गई, लेकिन एलन कहता है ड्रॉ है और फ्यूचर में सेटल करेंगे फाइट। फिर सिबलिंग्स जेरा मटिल्डा को गुड बाय कहता है। डोगोरा और पैल फेंस के उस पार से देख रहे हैं। पैल एक्स यूजर को किक मारकर एलन को गुड बाय कहने भेजता है। डोगोरा फेयरवेल गिफ्ट के रूप में स्मॉल डैगर लाया है, लेकिन एटीट्यूड के बिना बात नहीं कर पाता। रोडन और जेरा कन्वॉय तक वॉक करके सैड लेकिन होपफुल गुड बाय देते हैं। एलन विलेज छोड़कर अलग फ्यूचर की तरफ जाता है। जल्दी ही वो ग्रैंड वॉल एस्टेट पहुंचता है, सिटी के बीच में। वेल्थ और लग्जरी देखकर डैजल्ड हो जाता है। नहीं देर लगती, पहला जॉब मिलता है, लैडर बनना, ताकि सेसिली ट्री से फ्रूट्स प्लक कर सके। वो लेफ्ट राइट कहती रहती है और कर्स करती है जब सेम स्पॉट पर आ जाते हैं। एलन पिस्ट होता है और विश करता कि कम से कम थिक थाइज होती तो ग्लैडली लिसन करता। सेसिली कहती है फ्रूट्स नहीं पहुंच रही क्योंकि वो शॉर्ट किंग है। एलन सजेस्ट करता है शोल्डर्स पर स्टैंड करो, सिटिंग की बजाय रेंज बढ़ेगा। सेसिली गुड आइडिया मानती है, लेकिन वॉर्न करती है फॉल हुआ तो इमीडिएटली फायर्ड। शोल्डर्स पर चढ़कर फ्रूट्स प्लक करती है। एलन पेशेंस के एज पर होता है, लेकिन सक्सीड हो जाती है, लेकिन बाइट लेते ही स्पिट कर देती है क्योंकि बिटर है। एलन कहता है सेइंग है हाई ट्रीज के फ्रूट्स हमेशा स्वीट नहीं होते। सेसिली पूछती है क्या पता था बैड टेस्ट होगा। एलन पोलाइट बनकर कहता है नो आइडिया। सेसिली स्कॉफ करती है और कहती है मार्केट जाओ, स्वीट फ्रूट खरीद कर लाओ। एलन सोचता है ये बुरा शब्द से बात करने से बेहतर है। तभी ह्यूज शैडो पूरे मैंशन पर पड़ता है। एलन ऊपर देखता है, जाइगेंटिक एयरशिप। मैग्निफिसेंट साइट देखकर गास्पिंग करता है। सेसिली उसे कंट्री इडियट कहती है। क्लियरली मैजिक शिप है। एलन याद करता है पेल ने बताया था मैजिक स्टोन्स से मैजिक टूल्स पावर होते हैं। सोचता है इतना बिग चीज कैसे पावर होती होगी। इडियोटिक ग्रिन के साथ स्टेयर करता रहता है। सेसिली कहती है ग्रिन खत्म करो और मार्केट जाओ। अगली सुबह एलन स्पाइडर वेब से कवर्ड शेड में वेकअप होता है, उसका न्यू बेडरूम। गुड नाइट स्लीप से रिफ्रेश्ड और बेहतर फील होता है क्योंकि ई रैंक्ड ग्रास टाइप समन्स नाइस स्मेल करते हैं और माना रिचार्ज कूल डाउन रिड्यूस करते हैं। एलन मूड में है चोर्स कॉन्कर करने का। पहले सर्वेंट्स के डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट। हेड सर्वेंट रिक से ग्रीट करता है। रिक पूछता है सेसिली के साथ गेटिंग अलोंग। एलन सोचता है पर्पल हेड ब्रैट हमेशा बॉसिंग अराउंड करती है। रिक पिटी करता है, कहता है मैन सर्वेंट की लाइफ इजी नहीं, अगर ऑर्डिनरी हॉल बॉय होता तो कम बॉदर करती। एलन पूछता है हॉल बॉय और मैन सर्वेंट में डिफरेंस क्या? कोई क्लियर नहीं बताया। रिक एक्सप्लेन करता है बटलर्स, हेड शेफ्स वगैरह हाई रैंकिंग सर्वेंट्स, लोअर रैंकिंग में कोचमैन, कुक, गार्डनर, मैन सर्वेंट, हाउसमेड्स। हाई और लो रैंकिंग सर्वेंट्स फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं। हॉल बॉयज ओकेजनल हेल्पर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं काउंट होते। एलन नोट्स लेता है। पूछता है सर्वेंट्स सच में नोबल्स की फैमिली पार्ट? रिक यस कहता है। एलन समझता है डैड इतना इमोशनल क्यों था। बैरन ग्रैनविल को और रिस्पेक्ट से देखता है और वाव करता है हार्ड वर्क करके ट्रस्ट कमाएगा। बाद में बैरन और फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट टेबल सेट करता है। सरप्राइज होता है कि वे वही प्लेन सूप और ब्रेड खा रहे हैं जो सर्वेंट्स खाते हैं। सोचता है बैरन ब्रोक है या सेव मनी करता है। बैरन्स वाइफ कॉम्प्लीमेंट करती है कि बेसिक्स क्विकली सीख लिया। एलन कहता है सीनियर्स की टीचिंग से। लेडी इंप्रेस होती है और कहती है सर्व के लिए इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है। ग्रेनल ऐड करता है एलन में टैलेंट नहीं है। सेसिली क्यूरियस हो जाती है, बोस्ट करती है वो विजर्ड है। एलन इंप्रेस होता है क्योंकि गेम मेन्यू में 2 स्टार टैलेंट था। वो प्राउडली कहती है एल्डर ब्रदर मी ही सोर्ट्समैन है, लेकिन अदर ब्रदर थॉमस हर्ट लगता है। बैरन स्कोल्ड करता है सेसिली को टैलेंट्स पर बोस्ट नहीं करना चाहिए। थॉमस रोने लगता है कि वो ओनली वन विदाउट टैलेंट्स। बैरन चीयर अप करता है, कहता है नोबल्स कॉलेज इन कैपिटल जाएगा। थॉमस रोता है नहीं जाना, एकेडमी सिटी जाना है ब्रदर मीही की तरह।
बैरन कहता है पॉसिबल नहीं, टैलेंट्स वाले एकेडमी सिटी जाते हैं, बाकी नोबल्स कॉलेज। वो बताता है खुद भी विदाउट टैलेंट पैदा हुआ था। कॉलेज गया, वाइफ मिली, फैमिली शुरू की। दोनों टॉमस को होप मत छोड़ने को कहते हैं। सेसिली फ्रस्ट्रेशन एलन पर निकालती है स्टिंक आई देकर। उस दिन हाफ डे ऑफ मिलता है। एलन सिटी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने निकलता है। एडवेंचरर्स गिल्ड बिल्डिंग में जाते देखता है और फॉलो करता है। रिसेप्शनिस्ट से पूछता है एडवेंचरर बन सकता हूं? वो एज पूछती है, पता चलता है 8 साल का है। कहती है 4 साल बाद आना, तब एलिजिबल होगा। वो हार नहीं मानता और गिल्ड बिल्डिंग के आसपास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वो नोटिस बोर्ड पर जाता है जहां अलग अलग मॉन्स्टर पर बाउंटीज लगी हैं। उसे पता चलता है कि हॉर्न्ड रैबिट जैसे वीक मॉन्स्टर सिर्फ 1 कॉपर कॉइन देते हैं, लेकिन गॉब्लिन और ओक जैसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर सिल्वर कॉइन दिला सकते हैं। तभी पीछे से एक रगेड एडवेंचरर उसे आवाज देता है और कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। हीरो पोलाइटली कहता है कि वो जा रहा है, फिर अचानक पूछता है कि मॉन्स्टर पोस्टर्स पर स्पॉनिंग प्लेस क्यों नहीं लिखा है। एडवेंचरर उसके साथ बहस में बह जाता है और बताता है कि ये कॉमन मॉन्स्टर हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, इसलिए स्पॉन प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसे एहसास होता है कि वो बिना फी के एक ब्रैट को सिखा रहा है और फिर से हीरो को घर जाने को कहता है। हीरो समझ जाता है कि मिस्टर क्रॉपटॉप असल में पुशओवर है। वो पूछता है कि हर डिफिकल्टी रेटिंग के मॉन्स्टर कहां मिलते हैं। एडवेंचरर बताता है कि हायर रैंक के मॉन्स्टर ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर मिलते हैं और सबसे पावरफुल मॉन्स्टर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। हीरो उसका फायदा उठाता है और 200 गोल्ड कॉइन्स की बाउंटी वाले मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। एडवेंचरर कहता है कि वो बहुत पावरफुल और फास्ट है, ऐसे मॉन्स्टर नाइट्स के लिए छोड़ दो। फिर हीरो व्हाइट ड्रैगन के बारे में पूछता है जिसके सिर पर 1000 गोल्ड कॉइन्स की बाउंटी है। पुशओवर जवाब देता है कि व्हाइट ड्रैगन इस रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उसके माउंटेन में बहुत सारा प्रेशियस मिथरिल है, इसलिए बाउंटी बार बार बढ़ती जा रही है, पर कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। हीरो सोचता है कि अगर व्हाइट ड्रैगन की रिवॉर्ड बढ़ती जा रही है तो माउंटेन का मिथरिल बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए। तभी पुशओवर के पार्टी मेंबर्स रेवन आ जाते हैं और आज किस पब में जाना है इस पर बात करने लगते हैं। हीरो मौका देखकर रेवन को थैंक कहता है और गिल्ड से निकल जाता है। अपने बाकी प्लान्स पर फोकस करने के लिए वो फुल स्पीड से सिटी गेट की तरफ भागता है। गार्ड उसे रोकता है और सिटी से बाहर जाने का परमिट मांगता है। हीरो ग्रैनविल फैमिली का बैज दिखाता है। गार्ड माफी मांगता है, गेट खोलता है और हीरो बाहर निकल जाता है। वो बहुत एक्साइटेड है, सोच रहा है कि ढेर सारे मॉन्स्टर मारकर टन ऑफ एक्सपीरियंस लेगा। गार्ड चिंता में कहता है कि कम से कम किसी को साथ ले लो प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हीरो नहीं सुनता और दूर चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि सिटी से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वरना मॉन्स्टर बहुत टफ हो जाएंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि टी रैंक मॉन्स्टर आसानी से मार सकता है। जंगल पहुंचते ही हीरो सबसे पहले ई रैंक हॉक समन करता है और टेस्ट करता है कि वो ऑर्डर्स कितना अच्छा फॉलो करता है। उसे पता चलता है कि बर्ड काफी स्मार्ट है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस मान लेता है। वो डिसाइड करता है कि हॉक की एबिलिटीज से मॉन्स्टर ढूंढेगा। वो 5 और हॉक्स समन करता है और उन्हें एरिया स्काउट करने भेज देता है। इस बीच वो एक सेबर टूथ टाइगर समन करता है। उसकी इंटेलिजेंस भी चेक करता है, लेकिन ओवरसाइज्ड कैट काफी डम निकलता है। ऑर्डर्स नहीं मानता, बस जमीन पर लौटने लगता है। जल्दी ही एक हॉक अच्छी खबर लेकर लौटता है। हीरो उसके पीछे पीछे चलता है और मॉन्स्टर हंट करने जाता है। हॉक उसे थोड़ा दूर ले जाता है, लेकिन लकीली वहां पूरा पैक ऑफ गॉब्लिन्स इंतजार कर रहा है। गॉब्लिन्स हीरो को देखते ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। हीरो तुरंत 5 सेबर टूथ्स समन करता है जो उसे गार्ड करें। गॉब्लिन्स अटैक करने में हेजिटेट हो जाते हैं। हीरो और डबल डाउन करता है, उनके पीछे 5 और सेबर टूथ्स समन कर देता है। वो अपने समन्स को अटैक करने का कमांड देता है। सेबर टूथ्स गॉब्लिन्स को ओवरवेल्म करने लगते हैं, लेकिन खुद भी थोड़ा डैमेज खा जाते हैं। हीरो बटरफ्लाई समन करता है, जो अपनी स्पेशल स्किल से गॉब्लिन्स को मेलाटोनिन देती है ताकि वो सो जाएं। एक बार सो गए तो आसान टारगेट बन जाते हैं। हीरो एक गॉब्लिन पर रॉक फेंकता है, लेकिन अभी रेंज्ड अटैक से किल नहीं कर पाता। वो सेबर टूथ्स को फिनिश करने देता है। 5 गॉब्लिन्स मारने से उसे 1000 एक्सपीरियंस मिलता है। हीरो को लगता है जैकपॉट लग गया, क्योंकि गॉब्लिन्स आसानी से मरते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। वो उनकी मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करता है। फिर हॉक्स को ऑर्डर देता है कि आसपास और गॉब्लिन ग्रुप्स ढूंढो। वो लगातार सर्च करता रहता है
और एक एक करके गॉब्लिन्स को डिफीट करता जाता है। रात होने तक वो 80 गॉब्लिन्स और साइड में 5 हॉर्न्ड रैबिट्स मार चुका होता है। हीरो मैजिक स्टोन्स को जुगल करता है और सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसी दिन 2 बार लेवल अप हो गया। उसे लगता है कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट डे है। वो और मॉन्स्टर हंट करने का प्लान बनाता है, हॉक्स से और प्रे ढूंढने को कहता है, लेकिन हॉक्स निराश होकर सिर हिलाते हैं क्योंकि उनमें इनबिल्ट नाइट विजन नहीं है। हीरो पैनिक हो जाता है क्योंकि वो हॉक्स पर भरोसा कर रहा था कि वो घर वापस ले जाएंगे। फिर भी वो समहाउ खुद रास्ता ढूंढ लेता है। 1 महीने के दौरान हीरो अपने ऑफ डेज पर हर बार मॉन्स्टर हंट करने जाता है और लेवल 12 तक पहुंच जाता है। वो कस्टम मेड आयरन बॉल्स बनवाता है ताकि मॉन्स्टर पर थ्रो करके ज्यादा डैमेज कर सके। उसे अपना प्रोग्रेस देखकर बहुत खुशी होती है। वो सोचता है कि अब थोड़ा एम्बिशियस होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर हंट करने चाहिए। इन थॉट्स के साथ वो रात में चुपके से मैंशन में घुसता है, लेकिन अचानक हेड बटलर का टावरिंग फ्रेम देखकर डर जाता है जो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। बटलर उसे ग्रैन के पास ले जाता है। ग्रैन सबसे पहले हीरो की तारीफ करता है कि 1 महीने में इतना ग्रेट मैन सर्वेंट बन गया, लेकिन वो क्यूरियस है कि ऑफ टाइम में हीरो क्या करता है क्योंकि सुबह मैंशन से निकलता है और रात को लौटता है। हीरो समझ जाता है कि बैरन को क्यूरियोसिटी है। वो ऑनेस्ट आंसर देता है कि वो फॉरेस्ट में मॉन्स्टर हंट करने जाता है। बैरन और इंट्रीग्ड हो जाता है और रीजन पूछता है। हीरो जल्दी से डैडी का नाम लेता है कि वो रॉटन द बोर हंटर का बेटा है, हंटिंग ब्लड में है। ये जवाब सुनकर बैरन कन्विंस हो जाता है और कहता है कि फादर्स फुटस्टेप्स फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। बटलर पूछता है कि हॉर्न्ड रैबिट मीट क्या करता है, अगर बुचर को बेचेगा तो स्कैंडल हो सकता है। हीरो नहीं बता सकता कि वो सिर्फ हॉर्न्ड रैबिट नहीं मारता, सब कुछ फेंक देता है। बटलर कहता है कि ग्रैंडबेल फैमिली खुद हॉर्न्ड रैबिट मीट को बेहतर प्राइस पर खरीद लेगी। हीरो इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। 6 महीने बाद हीरो फिर हंटिंग ट्रिप पर है और सोच रहा है कि आज कितने हॉर्न्ड रैबिट्स मारें ताकि पॉकेट मनी मिले। अचानक उसके सारे हॉक्स एक साथ लौट आते हैं और बहुत इम्पेशेंट लग रहे हैं। हीरो उनके पीछे चलता है और वो उसे यूजुअल से ज्यादा दूर ले जाते हैं। वहां वो एडवेंचरर्स की टीम देखता है जो गॉब्लिन से लड़ रही है। वो उन्हें पहचान लेता है, गिल्ड में पहले देखे थे। रेवन सीवियरली इंजर्ड है। 2 गर्ल्स उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अकेले गॉब्लिन्स से नहीं लड़ सकती। हीरो हेल्प करने कूद पड़ता है और आयरन बॉल्स गॉब्लिन्स पर फेंकता है, लेकिन सिर्फ इंज्योर कर पाता है, फिनिश नहीं। वो सामने समन्स नहीं यूज कर सकता, लेकिन समन्स के बफ्स की वजह से वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि गॉब्लिन्स से बिना समन्स के भी लड़ सकता है। वो डैगर निकालता है और आई पैच चिक के एक गॉब्लिन मारने के समय में 3 गॉब्लिन्स डिफीट कर देता है। आई पैच गर्ल तुरंत रेवन के पास जाती है जो टेरिबल कंडीशन में है। प्रीस्टेस के पास रेवन को हील करने के लिए इनफ मना नहीं है। हीरो फिर क्लच में आता है और कहता है कि उसके पास मेडिसिनल हर्ब है जो हेल्प कर सकती है। वो प्लांट समन की स्किल से स्पेशल लीफ क्रिएट करता है। वो लीफ मिराक्युलसली रेवन की वुंड हील कर देता है बिना स्कार छोड़े। वो दूसरा लीफ आई पैच गर्ल की वुंड पर लगाता है। पूरी पार्टी बहुत ग्रेटफुल है कि हीरो ने इतने हाई लेवल हीलिंग आइटम्स यूज किए। हीरो वापस हंटिंग पर जाना चाहता है, लेकिन रेवन रोकता है और पूछता है कि डेट कैसे रिपे करें। हीरो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कहता है कि मेरी एबिलिटीज सीक्रेट रखना। जब सब और कुछ करने पर इंसिस्ट करते हैं तो हीरो कहता है कि 100 ई रैंक मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करके दे दो। रेवन और उसकी पार्टी खुशी खुशी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। हीरो अपना रास्ता लेता है। कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि मेडिसिनल लीफ उस हर्ब से ज्यादा इफेक्टिव है जो उसके डैड की वुंड ट्रीट करने में यूज हुई थी, इसलिए इन्हें केयरफुली यूज करना चाहिए। वो रियलाइज करता है कि समन्स के साथ गॉब्लिन्स हंट करने से सोलो हंट से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात हॉक्स का बिहेवियर है। वो एक हॉक समन करता है और पूछता है कि 5 किलोमीटर रेंज में सिर्फ गॉब्लिन सर्च करने के ऑर्डर को क्यों इग्नोर किया। बर्ड नर्वस हो जाता है। हीरो पूछता है कि क्या इंजर्ड एडवेंचरर को सेव करना चाहता था। हॉक सिर हिलाता है। हीरो अचानक रियलाइज करता है कि उसके समन्स सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले टूल्स नहीं हैं, उनमें भी फीलिंग्स हैं, जैसे किसी ऑर्डिनरी क्रीचर में होते हैं। कुछ देर बाद नाइट कैप्टन जेनॉफ लॉर्ड ग्रैनविल के मैंशन में डिनर के लिए आता है। फूड से इंप्रेस्ड होकर पूछता है, ये गुरमे शिट क्या है। सेसिली बताती है
हॉर्न्ड रैबिट का मीट हीरो ने हंट किया है। जिनोफ कहता है, लेजेंडरी हंटर के बेटे से यही एक्सपेक्ट करता था। फिर बताता है कि क्रीना विलेज ने इस विंटर में भी 20 ग्रेट बोर्स का क्वोटा पूरा कर दिया। हीरो को सरप्राइज नहीं होता। सेसिली का भाई थॉमस कंप्लेन करने लगता है, इस साल बोर मीट क्यों नहीं मिला। हीरो सोचता है, थॉमस का पॉइंट वैलिड है, यहां किसी ने बोर मीट नहीं खाया, शायद ग्रीडी किंग ने सब अपने पास रख लिया। ग्रैनबेल थॉमस को डांटता है, सेल्फिश मत बन। हीरो को थॉमस के लिए बुरा लगता है, सर्फ्स भी इससे ज्यादा मीट खाते हैं। ग्रैनबेल की वाइफ कहती है, शेम है, विंटर पार्टी में ढेर सारे मीट डिशेस बनाना चाहती थी। थॉमस आइडिया देता है, हीरो अगली बार व्हाइट डियर हंट करके लाओ। सेसिली नाराज हो जाती है, वो मेरा सर्वेंट है, सिर्फ मुझे ऑर्डर देने का हक है। लेडी ग्रैनबेल कहती है, तुम दोनों सिली हो रहे हो, व्हाइट डियर हीरो के लिए बहुत टफ है। पर हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। जिनोफ क्यूरियस रहता है कि हीरो ये कैसे मैनेज करेगा। विंटर आता है, हीरो फॉरेस्ट में स्नोमैन बनाने जाता है, लेकिन बहुत बुरा बनता है। तभी हॉक आता है और व्हाइट डियर मिलने की खबर देता है। हीरो तुरंत उसके पीछे जाता है। एक जायंट व्हाइट डियर गॉब्लिन्स खा रहा होता है। हीरो थोड़ा शॉक्ड होता है क्लोज देखकर, खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। पहले फ्रॉग समन करता है, उन्हें डियर को प्रोवोक करने को कहता है। फ्रॉग्स इडियट की तरह उछलते हैं। व्हाइट डियर उन्हें स्क्विश करने के लिए चार्ज करता है। हीरो लास्ट मोमेंट पर फ्रॉग्स को वापस बुलाता है, थोड़ा आगे भागता है और फिर फ्रॉग्स समन करता है। डियर फिर चेस करता है। हीरो टॉन्ट एंड रन स्ट्रैटेजी बार बार रिपीट करता है। डियर को उस जगह ले आता है जहां पहले स्नो खेल रहा था। डियर वहां पहुंचते ही पहले से डग पिट में गिर जाता है। हीरो खुश होता है, स्ट्रैटेजी काम कर गई। व्हाइट डियर क्रैम्प्ड पिट में फंस जाता है। हीरो को पूरा एडवांटेज मिल जाता है। वो फिनिश करता है। फिर जायंट कारकेस लेकर मैंशन पहुंचता है। सर्वेंट स्पीयर्स लेकर बाहर भागते हैं, सोचते हैं मॉन्स्टर आ गया। कारकेस एक स्टेप आगे बढ़ता है। हीरो कहता है, मुझे थॉमस के पास ले चलो। सर्वेंट्स डर जाते हैं, मॉन्स्टर बोल भी रहा है। फिर हीरो कारकेस से बाहर निकलता है। ये तुम्हारी मॉम से भी हैवी है। ग्रैनविल फैमिली बाहर आती है और व्हाइट डियर देखकर स्पीचलेस हो जाती है। थॉमस डिलाइटेड होकर मदर से कहता है, अब न्यू ईयर पार्टी में डिलीशियस चीज सर्व करेंगे। वो हीरो को थैंक करने दौड़ता है। हीरो मॉन्स्टर उसे डेडिकेट कर देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, व्हाइट डियर कभी नहीं हंट करूंगा फिर। बहुत टाइम लगा और सिर्फ 2500 एक्सपीरियंस मिला। लॉर्ड ग्रैनबेल स्टन्ड है। बटलर से पूछता है, पक्का है कि हीरो में कोई टैलेंट नहीं? 8 साल का लड़का अकेले सी रैंक मॉन्स्टर मार लाया। बटलर को रीइन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। बटलर तुरंत काम पर लग जाता है। फिर हीरो को बुलाकर बताता है, तुम्हें प्रमोशन मिल रही है एबिलिटीज के हिसाब से। अब हंट्समैन बनोगे। 2 मेन जॉब्स, फैमिली के लिए मॉन्स्टर हंट करके मीट प्रोवाइड करना और सिटीजन्स को मॉन्स्टर अटैक से रेस्क्यू करना। हीरो समझता है, अब टेक्निकली बैरन का एम्प्लॉयड हंटर हूं, फ्रीली ग्राइंड कर सकता हूं जॉब बोलकर। सैलरी में बिग बम्प, अब हर महीने 100 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। हीरो सोचता है, बटलर सेविंग मनी सोच रहा है। फिक्स्ड अमाउंट देकर, पर मॉन्स्टर ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। व्हाइट डियर अकेला ही 100 सिल्वर कॉइन्स से ज्यादा वर्थ था। फिर भी हीरो को अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ फैमिली के लिए मीट जितना चाहिए उतना हंट करूंगा, बाकी टाइम गॉब्लिन्स फार्म करके एक्सपीरियंस लूंगा। पोजीशन एक्सेप्ट करता है, कहता है, कल से फुल टाइम मॉन्स्टर हंट शुरू करूंगा। बटलर रोकता है, होल्ड योर हॉर्सेस, हर दिन नहीं हंट करना। सेसली का मैन सर्वेंट भी रहना है, रेगुलर ड्यूटीज भी करनी है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हंट कर सकते हो। हीरो खुश नहीं होता, लेकिन चांस छोड़ना नहीं चाहता। हम्बली एक्सेप्ट कर लेता है। स्प्रिंग आता है। सिटी में जायंट मैजिक शिप डिसेंड करता है। हीरो सेसिली के साथ बाहर है। सेसिली एक्साइटेड है, अपने एल्डर ब्रदर मिही का इंतजार कर रही है। हीरो सिर्फ क्यूरियस है, मैजिक शिप कैसे हवा में रहता है। मिही शिप से निकलता है। सेसिली दौड़कर हग करती है, कहती है, कितना मिस किया, समर ब्रेक में प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया। पाउट करती है। हीरो रियलाइज करता है कि सेसी और मिही बहुत क्लोज हैं, तो उसकी बहन के भाई से मिलने की बात होती है और हीरो अच्छा पहला इंप्रेशन बनाने का फैसला करता है।
वो मीही के पास जाता है और उसका बैग उठाने की ऑफर देता है। मीही नए सर्वेंट के बारे में क्यूरियस होता है। सिसिली बहुत गर्व से बताती है कि हीरो उसके मैन सर्वेंट के साथ साथ हंट्समैन भी है। मीही इंप्रेस हो जाता है। वो हीरो की तारीफ करता है कि वो सच में बहुत टैलेंटेड होना चाहिए। हीरो को लगता है कि बैरन के बच्चों में मीही सबसे समझदार है। फिर मीही अपनी बहन सेसिली को कैपिटल से लाया हुआ गिफ्ट देता है। वो खुशी खुशी उसे घर ले जाती है और स्कूल की बातें करने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर हीरो को अपनी फैमिली याद आती है। वो सोचने लगता है कि उसके भाई बहन कैसे होंगे। थोड़ी देर बाद हीरो अपने वीकली कोटा के लिए कुछ मॉन्स्टर्स हंट करता है। उन्हें मैंशन में ले जाता है जहां शेफ्स अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलने से बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रिक आता है और बताता है कि अभी मीही का ज़ीनोफ के साथ स्पारिंग सेशन चल रहा है। हीरो तुरंत देखने चला जाता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि मीही काफी स्किल्ड है। वो नाइट्स के कैप्टन के साथ अच्छा मुकाबला कर पा रहा है। लेकिन ज़ीनोफ ज्यादा देर नहीं लड़ता। वो कहता है कि एकेडमी जाने के बाद मीही बहुत इंप्रूव हो गया है। तभी सेसिली हीरो को देख लेती है। वो उसकी तारीफ करती है कि फिर डिलिशियस मॉन्स्टर्स हंट करके लाया है। मीही भी हीरो को नोटिस करता है। कहता है कि वो तो बहुत स्ट्रांग लगता है, इसलिए उसके साथ भी स्पार करना चाहता है। बैरन की अप्रूवल मिलते ही ज़ेनोफ अपना सोर्ड हीरो को दे देता है। हीरो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसे असली मिथिल सोर्ड पकड़ने का मौका मिला। वो सोचता है कि गांव छोड़ने के बाद उसने प्रैक्टिस नहीं की। उसके स्टैट्स भी हंटिंग के लिए ज्यादा सूटेड हैं, फाइटिंग के लिए नहीं। लेकिन अब वो लेवल 20 पर है, इसलिए कॉन्फिडेंस है। स्पारिंग शुरू होता है। हीरो मीही पर चार्ज करता है, लेकिन पावर कंट्रोल करता है ताकि उसे चोट न लगे। पर मीही हर चीज में हीरो से कहीं बेहतर निकलता है। हीरो को लगता है कि मीही के अटैक ट्रक की तरह लग रहे हैं। वो हीरो से कहीं तेज भी है। मीही की मां को चिंता होने लगती है, लेकिन ज़ेनोफ कहता है रिलैक्स करो, एकेडमी सिटी में बहुत ट्रेनिंग की है उसने। बिना काफी एक्सपीरियंस वाले कोई उसे हरा नहीं सकता। और सच में मीही हीरो को डिसार्म्स कर देता है। हीरो को डिफीट मानना पड़ता है, पर मीही हीरो की स्किल और स्ट्रेंथ से इंप्रेस होता है, वो भी इतनी कम उम्र में। हीरो को समझ आता है कि मीही बिल्कुल अलग लीग में है। सेसिली और थॉमस मीही की तारीफ करने जाते हैं। सेसिली हीरो की भी तारीफ करती है कि इतनी देर टिका रहा। फिर मीही अपने सिबलिंग्स को बताता है कि समर ब्रेक में डंजन क्लियर करके वो और स्ट्रांग हो गया। ये उसके एग्जाम्स पास करने के लिए जरूरी था। वो बताता है कि डंजन एक मेज जैसा होता है जिसमें ढेर सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। हीरो को जलन होने लगती है। उसे लगता है मीही में नेचुरल टैलेंट है। एकेडमी सिटी के बेस्ट टीचर से सीखा, बहुत मेहनत भी की, और सबसे बड़ी बात वो नॉर्मल डिफिकल्टी पर है, इसलिए लेवल अप हीरो से 100 गुना तेज होता है। हीरो थोड़ा जेलस फील करने लगता है। जब मीही कहता है कि समर वेकेशन में फिर घर आएगा, तभी हीरो अचानक कहता है मेरे साथ फिर स्पार करो। मीही कहता है ठीक है, लेकिन बदले में मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। हीरो मान तो जाता है, लेकिन अंदर से पर्पल हेयर्ड ब्रैड की सेवा से छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ रहा होता है। कुछ हफ्ते बाद मीही एकेडमी वापस चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वाइसकाउंट कर्नेल बैरन ग्रैन से मिलने आता है। दोनों डिप्लोमेटिकली हंसते हैं, लेकिन बैरन की आंखों में कार्नेल के लिए जलन और नफरत साफ दिखती है। हीरो कार्नेल को मीट डिश सर्व करता है। कार्नेल के मुंह में पानी आ जाता है। हीरो को रिक की पुरानी बात याद आती है। रिक ने बताया था कि कर्नेल सोशल हायरार्की में बैरन से एक रैंक ऊपर है। दोनों परिवारों में हमेशा से दुश्मनी रही है। हीरो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो देखता है कि ग्रीडी वाइसकाउंट रैबिट मीट स्टेक खा रहा है। खाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ये तो रूमर्ड बोर मीट है ना। बैरन स्पाइट से कहता है हाँ। हीरो जानता है कि बैरन कभी भी बोर मीट इस गोल्ड क्लैड स्वाइन पर बर्बाद नहीं करता। कार्नेल रैबिट मीट मुंह में ठूंसता है और दूसरी सर्विंग मांगता है। हीरो तुरंत लाता है। वो सोचता है कि रिक ने बताया था कार्नेल का टेरिटरी व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स के दूसरी तरफ है। वहां अमीर हैं, क्योंकि ड्रैगन अभी ग्रैंड की तरफ नेस्टिंग कर रहा है, इसलिए माइनिंग नहीं हो पा रही। लेकिन 100 साल पहले ड्रैगन कार्नेल की तरफ नेस्टिंग करता था। शायद तब ग्रैनविल फैमिली ने उनकी बुली की होगी। अचानक बैरन पूछता है तुम यहां क्यों आए हो? कर्नेल कहता है मेरी सबसे छोटी बेटी की हाल ही में अप्रेजल सेरेमोनी हुई थी, उसी के बारे में बात करने आया हूं। हीरो क्यूरियस होता है कि कर्नेल के बेटे का टैलेंट क्या था, लेकिन ध्यान नोबल्स की गॉसिप पर जाता है। कार्नेल बोस्ट करता है कि उसकी बेटी में कोई टैलेंट नहीं आया। बैरन का चेहरा बिगड़ जाता है। कार्नेल उसे टीज करता रहता है कि अनफॉर्चुनेट है कि तुम्हारे 2 बच्चों में टैलेंट आया। बैरन कहता है
नोबल होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, चाहे हालात कुछ भी हों। पूरी बातचीत से हीरो के मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं, पर वो अभी बैरन से पूछ नहीं सकता। कुछ महीने बाद हीरो अपने डे ऑफ पर रेवन की पार्टी से मिलने जाता है। उनसे सी रैंक मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ सीखने को कहता है। वे सब शॉक्ड हो जाते हैं। रेवन वार्न करता है, सी रैंक मॉन्स्टर्स से तो डिसेंट एडवेंचरर्स भी मर जाते हैं, लेकिन हीरो तो पहले ही फॉरेस्ट के सारे गॉब्लिन्स को वाइप आउट कर चुका है। अब उसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स हंट करने हैं। आई पैच वाली लड़की कहती है, पहले कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी। हीरो बिगिनर्स के लिए स्पाइडरमैन केप खरीदता है, फिर हंटिंग पर निकलता है। उसका हॉक एक सी रैंक्ड ऑर्क को सोते हुए देखता है। हीरो तुरंत सेबर टूथ टाइगर्स को एम्बुश के लिए भेजता है। एम्बुश सक्सेसफुल होता है। ऑर्क को सीरियस डैमेज लगता है, पर वो काउंटर अटैक करता है और कुछ सेबर टूथ्स को मार गिराता है। हीरो पीछे नहीं हटता और सेबर टूथ्स भेजता रहता है। आखिरकार शॉर्ट फाइट के बाद ऑर्क डिफीट हो जाता है। हीरो खुश होता है। सी रैंक मैजिक स्टोन मिल जाता है, पर सोचता है कि बिना ट्रैप के सी रैंक मॉन्स्टर्स को हराना बहुत मुश्किल है और मिही जैसे लोगों से कैचअप करने के लिए तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हॉक एक और सी रैंक्ड मॉन्स्टर की तरफ अलर्ट करता है। इस बार जायंट आर्मरेड एंट है। हीरो फिर सेबर टूथ्स से एम्बुश करता है, पर उनकी टफ आर्मर में कुछ नहीं बनता। सारे सेबर टूथ्स वाइप आउट हो जाते हैं। हीरो स्ट्रैटेजी बदलता है। बटरफ्लाई से मॉन्स्टर को स्लीप करने की कोशिश करता है, फिर बेली पर स्टैब मारने जाता है, पर बेली भी आयरन जैसी हार्ड है। एंट जल्दी वेकअप हो जाता है। हीरो रिपीटेड अटैक्स करके किसी तरह उसे मार देता है। ऑर्क से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, पर हीरो समझ जाता है कि बेहतर इक्विपमेंट चाहिए। फिजिकल अटैक से शायद काम नहीं बनेगा। तभी उसे याद आता है कि उसका इंटेलिजेंस स्टैट काफी हाई है, शायद वो मैजिक सीख सकता है। वो अपने 1 ईयर मैन सर्वेंट एनिवर्सरी के गिफ्ट से एक मैजिक लेसन लेने का फैसला करता है। सेसिली के साथ क्लास में जाता है। सेसिली को लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, पर टीचर पूछता है, एलन कोई सवाल है? हीरो सीधे पूछता है, क्या मैं स्पेल्स कास्ट कर सकता हूं? सेसिली कहती है, टैलेंट नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, पर टीचर टेस्ट करने को कहता है। वो हीरो से कहता है, मैजिक क्रिस्टल के पास हाथ रखो, अगर वो ग्लो करे तो तुम स्पेल्स कास्ट कर सकते हो। हीरो बहुत उम्मीद से हाथ रखता है, पर क्रिस्टल बॉल ग्लो नहीं करता। हीरो को लगता है कि उसकी पूरी लाइफ एक लाई थी, वो लूजर है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।